कॉन्स्टिट्यूशन में ज़्यादा 3 हमारे आएंगे में सिर्फ 1973 और 56 और 62 के सेलेक्ट फीचर बताऊँगा एक ही चार्ट में। उसके लिए अलग अलग चार्ट बनाएंगे, बोर्ड पर बना दूँ। तीनों आइन आपको समझ आते हैं। आधे घंटे के लेक्चर में तीनों आइन समझ। सर क्वेश्चन बता दिएगा जब आएगा, क्या जब आएगा क्वेश्चन तो बता दिएगा, जहाँ पेपर सब आएगा क्वेश्चन बनाएगा। और एक मैंने आपको पढ़ाना है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और स्पेशली अमेरिका का ऑफिस। हम अमेरिका की बात की माजी में ऐसा क्या हुआ है, क्या हम अमेरिकन जॉब में हैं और अभी तक अमेरिकन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान इन पर्सपेक्टिव ऑफ पाक अमेरिकन रिलेशन। और तीसरा एक सवाल होगा आपका ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस 1971 में जो पाकिस्तान टूटा था उसकी क्या वजह है। ये 3 मैं लाजमी पढ़ाऊँगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपको। फिर बाकी सारा स्किप कर देंगे जो अब तक पढ़ा है, 47 तक जो पढ़ा है उसमें आपको बता चुका हूँ। 5 ही सवाल निकल सकते वो हैं 3 वो हैं, या 8-10 सवाल क्योंकि मैं से पेपर आ सकता है। 1924 में खिलाफत का इस्तेमाल हो गया और उसके बाद मैंने एक इवेंट्स लिखा है 21 से 30 31 से 30 सर किसका इंतकाल हुआ था 24 में? इंतकाल आपका करना है। आपकी आवाज़ थोड़ी हल्की आ रही है। खिलाफत खत्म आते चेहरा आगे कर लें। अच्छा, अब 1924 में खिलाफत मूवमेंट के बाद 24 अंग्रेज भी तब आ गए थे कि ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो है ठीक है, तुर्की और यूरोप की सियासत में उन्होंने बस एक ऐलान कर दिया 1926 ताकि हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान की सियासत को वापस आए। वो ऐलान से पहले मैं आपको 1919 का एक एक्ट याद दिलाता था, याद आया? ये भी याद आ जाना चाहिए कि 2 वादे, 2 वादे, एक ये कि हम अनकरीब प्रोविंशियल इलेक्शन कर रहे हैं, सूबों में इलेक्शन और चीफ मिनिस्टर इंडियन हुआ है। और दूसरा वादा ये था कि हम इसके बाद जब भी हम आइन बनाएंगे वो इंडियन की मर्जी के मुताबिक करें, लेकिन अगर उनकी मर्जी में इत्तेफाक, यानी अगर मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंडियन जो चाहेंगे वो हम करेंगे, वो वैसे ही आइन बनाएंगे। तो ये 2 ऐलान थे। अच्छा, ये और ये ऐलान नहीं थे, ये वादे थे जो आर्टिकल 4 से लिखे गए। में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐलान कर दिया कि वो जो हमने वादा किया था आपको फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तानियों की विशेष के मुताबिक बनेगा, तो आपकी विशेष मालूम करने एक कमीशन अगले साल इंडिया आ रहा है, आप उसकी तैयारी कर लें। 26 में कह रहे हैं कि अगले साल यानी 27 में आ रहा है, लिहाजा बस हलचल मच गई इंडिया की सियासत में। हर पॉलिटिकल पार्टी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन से मुताबिक गौर खोज कर रहे हैं कि जब वो अंग्रेज का कमीशन आए तो उसके सामने हमने क्या पेश करना है, क्या मनमाना है। हर पॉलिटिकल पार्टी इस डिस्कशन पे लगती है, लेकिन ये नहीं होता कि अंग्रेज ऐलान करता है हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अच्छा अगले साल आएंगे, ठीक है देखा जाए, और वो आ जाते आप दरवाज़ा नाप करते हो कांग्रेस का, कांग्रेस बाहर निकल के हाँ जी आपने क्या सोचा फ्यूचर पर, अरे आप आ गए हमें तो पता ही नहीं चला, साल गुजर गया। उनके आने से पहले तैयारी करनी, क्योंकि वो आ गए तो बेकार हो जाएगी सारी बात। उनके आने से पहले फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अपनी सिफारिशात मुरतब करनी है। हर पॉलिटिकल पार्टी उसमें गौर कर रही थी, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम भी शामिल। कांग्रेस की जो मीटिंग्स हो रही थी, कांग्रेस की जितनी मीटिंग्स हो रही थी उसमें वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हम ये मनवाएंगे, हम वो मनवाएंगे, ये सब, मगर हर मीटिंग में अलग अलग पॉइंट्स आ रहे थे। किसी मीटिंग में कहते थे ये वाली बात करें, किसी में कहते ये वाली बात, मगर एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि हम अब अगले कॉन्स्टिट्यूशन में किसी सूरत में भी सेपरेट इलेक्टोरेट किसी कम्युनिटी को नहीं देने देंगे, इसलिए हम अंग्रेज को मजबूर कर देंगे
कि आइन से सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात है निकाल दी जाए, और क्योंकि इसने हिंदुस्तानी नेशनलिज्म को ब्रेक कर दिया, तकसीम कर दिया हिंदू मुसलमानों में। आप जानते हैं ना, यही वाली बात को मिसा के लखनऊ में कांग्रेस ने मान ली थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि नहीं, वो हमसे गलती हुई थी, और अब हम कांग्रेस से कहेंगे कि ये आप इसे किसी कम्युनिटी को ना। इस बात को यहीं रोक कर अगर आपसे पूछा जाए मुस्लिम लीग कब बनी थी, आप फौरन बता देंगे 1906 में, ठीक है। और हम किस साल की बात कर रहे हैं? कितने साल हो गए मुस्लिम लीग बने? इन 20 सालों में, इन 20 ईयर्स में, 1906 से 1926 तक मुस्लिम लीग की एज अ पॉलिटिकल पार्टी हाईएस्ट अचीवमेंट क्या थी? सेपरेट इलेक्शन। यही थी ना। अब आप सोचें कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हाईएस्ट अचीवमेंट पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का हाईएस्ट ऑब्जेक्शन आ रहा है, तो फिर इत्तेफाक कैसे होगा? अंग्रेज ने कह दिया अगर आप मुत्तफिक हुए तो आपकी मर्जी से आइन बनेगा, अगर आप इत्तेफाक नहीं हो तो आइन आपकी मर्जी से नहीं बनेगा। तो अगर इस बात पे ये तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे, तो अंग्रेज कहेगा भाई हमने तो आपको मौका दिया था, अब आपने मौका लाया कर, क्योंकि इसलिए हम आइन खुद ही बनाए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाने की, ये हमारे हाथ से निकल जाएगी इंडियन के हाथ से, और कांग्रेस पीछे हटने को तैयार है, वो सेपरेट इलेक्टेड के सब खिलाफ हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 1924 में सियासत में दोबारा आ गए, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट पे इख्तलाफ हुआ था, वो तो खत्म हो गई, याद है वापस, उन्होंने 4 प्रपोजल तैयार किए, ये सोचकर कि मैं कांग्रेस के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि भाई कमीशन जब आएगा उसके सामने आप मुत्तफिका तौर पर कोई स्क्रिप्ट रखें, ताकि इत्तेफाक होगा तो मान लेगा। क्या रुकावट हमारे और आपके दरमियान कैचअप होने में, क्या रुकावट? कांग्रेस यही सेपरेट इलेक्टेड, तो मैं उनसे कहूँगा हम विड्रा कर, हम अपनी हाईएस्ट अचीवमेंट छोड़ते हैं, मगर उसके बाद बदले में हमारी ये 4 बातें मांगते हैं। उन 4 बातों को दिल्ली प्रपोजल्स कहा जाता है, ठीक है। और उन्हें दिल्ली प्रपोजल इसलिए कहा जाता है इन 4 बातों को कि ये सेकंड स्टेप होगा, कांग्रेस को जाकर मनाना और उनके सामने ही बात रखना, ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप पर तो मुस्लिम लीग को मनाना है, क्या मुस्लिम लीग मान जाएगी? याद रखें मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मुस्लिम लीग में कोई ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो जो कहते मान लिया जाए, उनके हम बल्ला बहुत सारे लीडर थे उस वक्त, वो अभी कायदे आज़म नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मुस्लिम लीग का एक कन्वेंशन हुआ दिल्ली में, और उस कन्वेंशन में जिन्ना साहब ने ये बातें 4 बातें मुस्लिम लीगियों के सामने रखी, उन्होंने बताया कि मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूँ, और उन्होंने याद कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट से एलर्जी है, जिद है, हम छोड़ते हैं उसको, आप ये 4 बातें मान, तो वो मान जाएंगे, हम पेचअप कर लेंगे, अंग्रेज के आने से पहले हम मुत्तफिका तौर पे आइन बना लेंगे और अंग्रेज के सामने पेश कर देंगे, तो ये आइन बनाने का अच्छा मौका लगता है। अब कांग्रेस पता नहीं मानेगी नहीं मानेगी, खुद मुस्लिम लीग के अंदर से एक साहब थे, उनका नाम था सर मोहम्मद शफी, वो खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर कहा मिस्टर जिन्ना कोई प्रपोजल या बंच ऑफ प्रपोजल ऑल्टरनेट हो ही नहीं सकता, नेमुल बदल हो ही नहीं सकता सेपरेट इलेक्टोरेट का। इतनी मुश्किल से सर सैयद ने मुतालबा किया था और अंग्रेज ने नहीं माना, हमने 1909 में मनवाया, फिर 16 में कांग्रेस से मनवाया, और इतनी मुश्किल से हासिल की गई चीज़ को मैं आपको इजाज़त नहीं दूंगा कि इतनी आसानी से आप कर, इसलिए मैं ऐसी कोई एडवेंचर आपको नहीं करूँगा। जिन्ना साहब ने कहा कि मिस्टर शफी गिव एंड टेक करना पड़ेगा, ये जहन में रहे कि वो जिद कर रहे हैं, कांग्रेस जिद कर रही है, और अगर इस जिद में हम भी आ गए तो ये मौका हाथ से चला जाएगा, गिव एंड टेक करके हम मनवा लेते हैं। सर शफी ने कहा जिन्ना साहब अगर आप जिद करेंगे तो मैं इजलास छोड़ के जाऊँ, और वो खड़े हो और बिलीव करेंगे 50% से ज़्यादा मुस्लिम लीग की सर शफी के साथ उठकर चलेगा इजलास छोड़ के। तो ये समझ रहे थे कि जिन्ना गलत कह रहे हैं और सर शफी दुरुस्त, मुस्लिम लीग के अपने अंदर इख्तलाफ हो, हालात इतने संजीदा हो गए कि सर शफी के साथ जाने वालों में अल्लामा इकबाल भी शामिल, अल्लामा इकबाल की सर शफी को दुरुस्त समझते थे, जिन्ना साहब को गलत। तो ये तो मुस्लिम लीग ब्रेक हो गई, मुस्लिम लीग के अंदर ही 2 धड़े बन गए एक तरह से। लेकिन जिन्ना अगर इस बात को सही समझे तो सारी दुनिया खिलाफ खड़ी हो जाए। हम दिल्ली के खिलाफत के वक्त देख चुके हैं, ये बात जिन्ना कांग्रेस के पास है और ये 4 प्रपोजल उनके सामने। कांग्रेस में घात किस्म के सियासतदान बैठे, बहुत चालाक,
वो फ़ौरन समझ गए ये साहब एक छोटी चीज़ छोड़ के ज़्यादा मांग रहे हैं मुझसे। तो उन्होंने कहा जिन्ना साहब अभी कोई सिफारिश की जरूरत है नहीं, कमीशन आ जाए फिर बात करें। जिन्ना ने कहा उसके आने के बाद बात करने का फ़ायदा, हमने तो उसके सामने स्क्रिप्ट रखना है ना, तो पहले बात करें। और ये कोई बड़ी ऑफर नहीं है, सारे आपके हम जिद पूरी कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो मानना होगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं, हम फिलहाल हम इस पर गौर नहीं कर सकते, एक बार कमीशन आ जाए फिर हम देखेंगे। उसके जिन्ना साहब वापस आ जाए। इस छोटी सी गुफ्तगू में आपके जहन में एक तजस्सुस कर रहा है क्या, वो 4 पॉइंट क्या है जिसके बदले में जिना सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो 4 पॉइंट क्या है। सर ये आप दोबारा पढ़ा हो तो चुका पढ़ा है। चुका हूं मैं। Yes, sir. भाई अहमद बता कि मेरा सवाल नहीं आया। 1924 तक पहुंचा। 1930 से स्टार्ट आगे से करते हैं कोई सर। 1930 से रोके ना, टीचर को रोकना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर वो गलत बात है। सर 5 मिनट में रिवाइज करने फिर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं कोई रिवाइज नहीं। सर, पहले 5 मिनट जाएगा। सर 31 से स्टार्ट करेंगे। पहले ही आपको जरूरत से ज़्यादा अहम समझता हूँ, लेकिन आज आपको और लगा भैया रोके, वक्त ज़ाया हो जाएगा। 2 क्लासें रह गई हैं हमारी आगे। ठीक है, अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ा चुका हूँ तो वो अच्छा 1931 से 40 इवेंट्स लिखे हैं। नो सर, चलें लिखिए जल्दी। तुम्हारे पास कैसे लिखे सर यार, तुम नालायक हो स्टार्ट करेंगे। जाओ। तो इतनी देर से बोलो, मुझे वैसे ही गुस्सा आ रहा है। सर 31 आपने क्या लिखा है? कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड उर्दू बताऊं? नहीं सर बता। फिरका वाराना नियामत का उसूल। अब इंग्लिश में लिख दो तो बेहतर है। सर पेपर में क्या लिखेंगे? मैं ये दोहराया जा रहा है ना, मैं जो बात कह रहा हूँ सेपरेट में आगे आसान है। मैं हैरान हूँ कि इसको पता कैसे। ये नहीं कह रहा कि आप मुझे हमें पढ़ा चुके हैं ये। मेरी बातें दोहरा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। हाँ ये मैं समझ रहा था कि बहुत पढ़ता आ रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट गवर्नमेंट सर ना आपने लास्ट में क्या लिखा है? द डे ऑफ डिलीवरेंस। डिलीवरेंस लाहौर रेजोल्यूशन। मैं दोहरा देता हूँ ताकि अगर नजर ना आ रहा।
सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 कुल मैं वहाँ पढ़ाऊंगा तो वहाँ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932-33 कम्युनल अवार्ड अगर दिसंबर में शुरू की जनवरी साल है कम्युनल अवार्ड 1933 वर्ल्ड पाकिस्तान 1933 वाइट पेपर 1934 इंडियन एक्ट 1935 इलेक्शन 1937 कांग्रेस गवर्नमेंट 37 to 39 सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर 1939 to 45 द डे ऑफ डिलीवरेंस यौम निजात कहते हैं इसको यौम निजात 1939 एंड लास्ट लाहौर रेजोल्यूशन या करके लिख लें और पाकिस्तान रेजोल्यूशन ठीक है इसी को पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोला है और इसके आगे लिख लें इसकी उर्दू है उर्दू में इसको लिख लें आप करतास अभियस वाइट पेपर करतास अभियस इसी में उर्दू में नहीं पढ़ा अच्छा मेरा वाइट पेपर इतना मुश्किल है करतास अभियस टर्म्स एंड टॉपिक्स हैं वो मैं इंग्लिश में उससे दोनों को फायदा होता है पेपर आप दे देना बताना नहीं मैं चेक करूँगा हो गया यस सर भाई तो दो बार उतार दो हाँ लाइट जो में निजात निजात कहते हैं जो भरा वाला था वो खत्म ओके 1930 लेट मी स्टार्ट 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए नाकाम हो गई थी कि गांधी जी ने उसमें जाने से इनकार कर दिया और सिविल डिसऑबीडियंट मूवमेंट शुरू सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू और ये कहा था कि अगर इसके एजेंडे में नेहरू रिपोर्ट शामिल करोगे तो हम आएंगे बनेंगे तो वो अंग्रेज़ ऐसा नहीं कर सकते थे मुस्लिम लीग डर रही थी कि अंग्रेज़ इस दबाव में आ ना जाए तो उन्होंने काउंटर करने के लिए इलाहाबाद एड्रेस जो है वो अरेंज किया था और अल्लामा इकबाल के ज़रिए ये बात कहलाई थी कि अगर इस किस्म की जिद जारी रही तो मुसलमान मजबूर होकर हिंदुस्तान की तकसीम की तरफ जाए उसे तकसीम कर पाए अंग्रेज़ ने हिम्मत नहीं आ रही उसने कहा कि नहीं अगले साल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और हम कोशिश करेंगे कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया जाए ज़ाहिर उनका इशारा कांग्रेस की मुसलमान सही डर रहे थे गलत डर रहे थे इस बात का अंदाज़ा इससे लगाएं कि वज़ीर आज़म बरतानिया ने गवर्नर जनरल इंडिया को ऑर्डर दिया कि कुछ भी करके सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी को मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर इंग्लैंड में गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड अरुण अब ज़रा ये ऑर्डर था वज़ीर आज़म का लॉर्ड अरुण गांधी के घर जाके ऐसे मना रहे थे जिसे गांधी बादशाह और अरुण उनका मुलाजिम है मिन्नतें कर रहे थे प्लीज़ गांधी जी आप चलो और गांधी कह रहे थे नेहरू रिपोर्ट को शामिल करो फिर अरुण ने उन्हें समझाया कि देखें मुझे ये टास्क मिला है कि आपको लाना है तो आप मुझ पर मेहरबानी करें चलें अब यहाँ से कोई शर्त न लगाएं आप वहाँ जाके जो चाहे बात करें मतलब इशारा था कि आप वहाँ जाके नेहरू रिपोर्ट पर बात करें लेकिन यहाँ से आप जाए इस पर गांधी राजी हो गए उनका मुकदमा खत्म किया गया उनका हाउस अरेस्ट खत्म किया गया कैदी छोड़े गए बहुत सारी बातों ने मान पाई सिवाय इसके नेहरू रिपोर्ट को माना लिहाजा वो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सिंगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस अकेले कोई और गया नहीं था और इधर से एक बार फिर जिन्ना साहब अपने साथियों के साथ गालिबन सर मोहम्मद शफी के साथ क्योंकि इनके दरमियान इख्तलाफ ज़रूर हुआ था मुस्लिम लीग दो धड़ों में तकसीम भी हो गई थी
मगर 14 पॉइंट्स के बाद दोबारा इनके दरमियान दोबारा ताल्लुकात इस्तेमाल हो गए, क्योंकि 14 पॉइंट्स में सेपरेट इलेक्टोरेट भी मौजूद है। अच्छा, अब ये गए सेकंड राउंड में कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, सब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। जिन्ना साहब ने एक बार फिर बड़ी अच्छी वजाहत की हिंदुस्तान के मसाइल की। जब गांधी का नंबर आया उन्होंने खड़े होकर मुख्तसर खिताब किया। उन्होंने कहा हमारी तरफ से तो सारी बहस बेकार, क्यों हो रही है बहस आइन के लिए? आइन का मुसव्विदा तो तैयार पड़ा हुआ, उसका आइन बना दें। लोगों ने कहा वो कौन सा? बोला नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट पर फिर वो गर्दान छूटी किया। इस पर कॉन्फ्रेंस में एहतजाज हो गया और मुस्लिम लीग के लोग खड़े हो गए। नेहरू रिपोर्ट है, मुतनाज़ा रिपोर्ट है, उसमें तो बात ही नहीं। कॉन्फ्रेंस हो इसलिए रही कि नए सिरे से बात करें, और इस तरह बहुत बुरी तरीके से ये कॉन्फ्रेंस नाकाम। जिस तरह ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हुई थी, जिन्ना साहब बड़े डिसहार्ट हुए, डिसअपॉइंट हुए। उन्हें लगा कि ये तो ज़िद की सियासत होती है, ये तो हर धर्मी की सियासत। इसलिए जिन्ना ने फिर ये फैसला किया वहाँ कि हिंदुस्तान के मसले का हल जो है वो मफाहमत से निकल सकता था, मगर यहाँ तो ज़िद चले। मैं ऐसी सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा जो हर धर्मी की सियासत। लिहाजा मैं आज ऐलान करता हूँ कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैं सियासत से रस्ता जिन्होंने पॉलिटिक्स छोड़, ये सेकंड टाइम था। एक बार 1919 में, 24 में आया था, फिर 31 में, फिर दोबारा। तो दूसरा ऐलान उन्होंने ये किया कि अब मैंने ये भी फैसला किया कि अब मैं इंडिया भी नहीं, अब मैं इंग्लैंड में हूँ। अगले 4 साल तक एक बार फिर जिन्ना सियासत के मंजर से गायब है। अब जो कुछ होगा उनके बगैर होगा, क्योंकि वो गायब है। और वो ये ज़माना उन्होंने इंग्लैंड में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करते हुए गुजारा और बहुत पैसा कमाया। हिंदुस्तान में भी सिर्फ इंग्लैंड में वकालत की, और 4 साल तक उन्होंने सियासत से किनारा कशी किया। मगर वक्त रुकता नहीं है किसी के लिए, वो मोहम्मद अली जिन्ना हो या कोई हो। अंग्रेज़ों ने ऐलान किया, ये तो नाकाम हुई थी कि नहीं, एक मौका और हम और देंगे इंडियंस को कि वो कोई पेशरफ कर लें, कोई पैचअप उनके दरमियान हो जाए, तो हम एक कॉन्फ्रेंस और मुनक़िद करेंगे। और ये थर्ड राउंड की कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1932 में शुरू, 1932। और चूँकि ये आखिरी कॉन्फ्रेंस थी अंग्रेज़ के मुताबिक, इसलिए वो उसने खूब टाइम दिया सबको। एक दफ़ा जिन्ना इंग्लैंड में शिरकत से मना कर दिया, गांधी ने फिर जाने से इनकार, लेकिन कांग्रेस की तरफ से दूसरे लीडर थे। इसी तरह मुस्लिम लीग की तरफ से दूसरे लोग हैं जिन्ना शरीफ। ये कॉन्फ्रेंस प्रोलॉन्ग हो गई और दिसंबर से निकल के जनवरी में दाखिल हुई 1933। अगर चूँकि अंग्रेज़ कह चुका है आखिरी, तो बहुत सारे मिनट्स तक और पॉइंट्स अंग्रेज़ ने नोट किए, वो वहीं थे कॉन्फ्रेंस के अंदर। इस कॉन्फ्रेंस में कोई ख़ास बात तो नहीं, लेकिन 2 वाक़यात ज़रूर पेश आए इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। एक को कम्युनल अवार्ड कहते हैं कि अंग्रेज़ों ने जब देखा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान कोई समझौता नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने खुद एक अवार्ड पेश किया कॉन्फ्रेंस के अंदर। जो भी लोग शुरका थे, इनसे कहा कि अगर आप में इत्तेफाक नहीं हो रहा तो ये देखें हमने एक बड़ा अच्छा मसविदा लिखा है, आप इस पर गौर कर लें, इसे मान लें, हम इस पर आइन बना दें। फ़िरका वाराना नियाबत का उसूल, जिसमें हर फ़िरके की कोई ना कोई बात मानी होती है, बैलेंस करने की कोशिश। लेकिन मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने उसे मानने से किया, दोनों की मर्जी के मुताबिक हो। इसके अलावा एक और वाक़या पेश आया, और उसे कहते हैं कि लफ्ज़ पाकिस्तान का सामने आना। याद रखिए, लफ्ज़ इंडिया में नहीं, इंग्लैंड में ही सामने आया पहली बार। हिंदुस्तान के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बहस को कितना साल हो चुके थे? ये 1933 आ गया, 1926 से ये बहस चल रही थी, ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके थे, आइन बन नहीं रहा। जब किसी मुल्क में किसी एक मसले को लेकर इतनी लंबी बहस हो जाए, तो उस मुल्क में बच्चों को मालूम होता है कि कोई ऐसा मामला चल रहा है। जैसे पानामा लीक्स थी पाकिस्तान के अंदर, फिर पेंडोरा लीक्स आई, उसे इसलिए दबा दिया गया कि उसमें कुछ फरिश्तों के नाम दिया गए थे, तो फरिश्ते जो है वो पकड़े जाना नहीं चाहते, तो उन्होंने पेंडोरा लीक्स को गायब ही कर दिया। तो उसमें जब पानामा आई थी तो पाकिस्तान में बड़ा शौक था उसका, और हर शख्स को जो थोड़ा बहुत शौक रखता है, खबर सुनता है, उसे मालूम था कि भाई पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, यहाँ से बहुत पैसा बाहर ले गए और ऑफशोर कंपनियाँ बनाई हैं, और उन सब में सबसे बड़ा चोर है नवाज शरीफ। ये भी पाकिस्तान को पता चल गया, और उसी को सज़ा मिली, बाकी सारे चोरों को छोड़ दिया। तो जब हिंदुस्तान में इतने लंबे अरसे से बात चल रही थी, तो सबको मालूम था, हर किस्म के आदमी, कम पढ़े लिखे को, ज़्यादा पढ़े लिखे को, मुतवस्सित तबके को, अमीर तबके को, सबको मालूम था कि हिंदुस्तान का कोई नया कानून बनने जा रहा है। और चूँकि उसमें इतना टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब है कि बहुत कुछ चेंज होने जा रहा है, वरना तो वही बना देता। अंग्रेज़ के लिए क्या मसला था? नया कानून बनने जा रहा है, हर आदमी अपने अंदाज में सोच रहा था, ठीक है। एक पढ़ा लिखा आदमी जानता था कि कोई ख़ास तब्दीली नहीं होगी,
हाँ असेंबलियों में रिप्रेजेंटेशन वगैरह बढ़ा दी जाएगी, लेकिन क्या अंग्रेज़ का इक़्तिदार खत्म होने जा रहा है? ऐसा कुछ होने लगा। मगर एक जाहिल आदमी ये समझ रहा था कि बस नया कानून जो बन रहा है इतनी देर से, वो बनी इसलिए राय देर से कि वो जिस दिन वो कानून नाफिज होगा सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है, अंग्रेज़ का इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा, हम शायद आज़ाद हो जाएंगे, हर चीज़ चमकने लगेगी जैसे मेरे घोड़े की कलगी। नाले को कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या याद आ रहा है? नया कानून याद आ रहा है। ठीक है, नया कानून एक इंतज़ार हुसैन का लिखा हुआ एक अफसाना है, ठीक है, और शायद आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में पढ़ा। आपने सेकंड ईयर पढ़ा? मैंने तो सुना आप लोगों ने सेकंड ईयर नहीं पढ़ा। पेपर नहीं, हालांकि पेपर किसी के ना देना हो तो और आप पढ़ लें तो इस पर आपको सलाम करना। अच्छा पता नहीं था इसलिए पढ़ रहे हैं, सच्चा आदमी ये बोल सकता है। तो नया कानून में इंतज़ार हुसैन ने इसी कानून के बारे में लिखा, यही आने वाला था, यही का हुआ अफसाना उसी दौर का है। और उस बेचारे कोचवान को गलतफहमी हो गई कि सब बदल के उसने कांग्रेस को पीट दिया, पुलिस ने उसे मारा और वो एक ही बात कह रहा था, नया कानून आ गया बच्चों। अब वो दिन गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाते थे, तो पुलिस ने वो क्या नया कानून बनता है, कानून वही है, पुलिस का कानून वही है, डंडा और जेल। तो कुछ स्टूडेंट जिनका ताल्लुक एक हिंदुस्तान से था पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, मुसलमान, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, उन्हें भी तो मालूम था ये 3 साल से ये हिंदुस्तानी लीडर यहाँ आ जाते हैं, गिल्ड हॉल कॉन्फ्रेंस का हो रही थी, गिल्ड हॉल लंदन में आ जाते हैं, बहस करते हैं, इनसे कानून बन नहीं रहा। तो उनका लीडर था, उन नौजवानों का जो स्टूडेंट थे उनका लीडर था चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। अच्छा, इनका नाम ऐसा जैसे बचपन से ही बूढ़े थे, लेकिन ये कभी जवान भी थे। तो चौधरी रहमत अली इनको लीड कर रहे थे। एक दिन वो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गिल्ड हॉल के बाहर आ गए अपने दोस्तों को लेकर, अपने साथियों को। उनके हाथ में एक पम्फलेट था, उसका नाम था नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, और उसमें पहली बार किसी ने लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया उस पम्फलेट के अंदर। तो चौधरी रहमत अली को थोड़े बहुत नारे भी लगाए थे और कहा कि सारी बहस बेकार है, हल भी नहीं निकल रहा, हमारे पास हल निकाल के लाया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल का हल है पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा उसका नक्शा भी बना के लाया अपने दौर में, वो उस पम्फलेट के अंदर नक्शा लिखा। वो नक्शा ऐसा था कुछ हिंदुस्तान में जहाँ भी मुसलमानों की अक्सरियत उसे गिरीन कर दिया, यूपी के कुछ इलाके गिरी, बंगाल के कुछ इलाके, आसाम गिरी, ठीक है, ये सारा इलाका जो आज पाकिस्तान में ये गिरी, छोटे छोटे बहुत सारे पाकिस्तान, यह सब मिल के पाकिस्तान। तो जो सियासतदान जो इंग्लैंड गए हुए थे, उन्हें जब पता चला कि नौजवान कोई पम्फलेट लाए और किसी मुल्क की बात कर रहे हैं पाकिस्तान, तो वो हंस रहे थे। अच्छा, मुसलमान हंस रहे थे कि बच्चों को, इनको पता है नहीं क्या मुश्किलात हैं, पता नहीं नाम भी रख के आ गए मुसलमानों के मुल्क का। कांग्रेस वाले चिढ़ रहे थे, मुसलमान हंस रहे थे, ये क्या है पाकिस्तान, बोलो वो कोई मुसलमानों का मुल्क बनेगा उसको। जिस दिन ये लफ्ज़ मार्केट में आया ना पहली बार, उसी दिन से कांग्रेस को चिढ़ाने लगा, हालांकि वजूद में नहीं आया। अच्छा, मुस्लिम लीग ने इसे कभी ऑन नहीं, कम अज कम करारदाद लाहौर का 1933 में ये मुसलमानों की जुबान पर याद है, मगर मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी इस नाम को ऑन करने को तैयार नहीं, उन्होंने ना इसे अडॉप्ट किया ना ऑन किया। मुस्लिम लीग ने कभी पाकिस्तान का लफ्ज़ अपने किसी जलसे में इस्तेमाल नहीं किया 1940 में। वजह क्योंकि कायदेज़म जैसा लीडर था और वो जानते थे इस लफ्ज़ से कांग्रेस वाले चिढ़ने लगे, इसलिए वो अवॉइड करते थे, टेंशन क्रिएट करना नहीं चाहते थे, वो इतना सुलझा सियासत था। जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल 34 में आ जाए फिक्र नहीं, उन्हें ले आएंगे, 33 है ना ये। मतलब जैसे अभी के जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर हैं वो जैसे तशरीह करते हैं कि पाकिस्तान ला इलाहा मोहम्मद जो एक्सट्रीमिज्म वे में बताते हैं, तो जो असल में बना है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है जैसे आप बता रहे हैं। यार ये नारा तो उसी वक्त है, उसी वक्त का नारा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी वक्त लगाता है, मगर लगाया कायदे में नहीं पड़ा। ठीक है, जैसे जैसे तहरीक बढ़ती गई, मैंने कहा ये सवाल आप अपने पास रखिए संभाल के, 1947 तक पहुँच के अगर इसका जवाब ना आए ना तो फिर ज़रूर मुझे लगता है कि मैं दरमियान में अगर मैंने बताना शुरू किया तो वो जो 47 तक मैंने बताना है वो बात कुछ ना कुछ अभी खुल जाएगी, तो मैं अपने लेक्चर को राज में रखता हूँ। ठीक है, तो ये सवाल आपका ड्यू है, अगर इसका जवाब आपको ना मिले तो फिर
तो ये लफ्ज़ आगे से, मगर वो स्वीटली नेचर का होगा बावजूद, और वो वजह क्या थी, वो कांग्रेस को नाराज करना चाहता है। अब अंग्रेज़ों ने जब कहा, मतलब इसके जब कम्युनल अवार्ड आया तो उसके बाद नहीं माना, तो अंग्रेज़ों ने कहा इनफ इज इनफ, अब आप घर जाइए, अब कोई कॉन्फ्रेंस नहीं। आपके मिनट्स नोट कर लिए, हर पार्टी की सिफारिशात हमने, और इसकी रोशनी में हम आइन खुद बनाएंगे, अब आपकी मर्जी से नहीं, हम खुद बनाएंगे। उन्हें वहाँ से रुखसत कर दिया सब, ठीक है, और कह दिया गया कोई कॉन्फ्रेंस। इनके आने के बाद जब ये यहाँ गए तो अंग्रेज ने 1934 में वाइट पेपर शायद करता से अखबार में, इंडियन अखबार, हिंदुस्तानी अखबारों में वाइट पेपर शायद है। ठीक है, वाइट पेपर क्या होता है, अगर इसकी उर्दू करें तो सफ़ेद कागज़, ठीक है, लेकिन सफ़ेद कागज़ इसकी उर्दू है, क्योंकि ये सिर्फ वाइट पेपर जो एक पॉलिटिकल टर्म है, और पॉलिटिकल टर्म की उर्दू करते वक्त आपको टर्म बनानी पड़ेगी, वर्ड नहीं बनाना पड़ेगा, उसकी सही उर्दू करतास है। हालांकि अरबी में करतास को सफ़ेद को कहते हैं और अरबी सफ़ेद को कहते हैं, इसका मतलब भी वही होगा, सफ़ेद कागज़। और ये उर्दू अब अरबी से उर्दू में आ चुका है, ये मुस्तामिल है, ऐसा नहीं है कि अरबी का लफ्ज़ है, ये उर्दू करतास है, ये उर्दू का लफ्ज़ हो चुका है, क्योंकि बेजा भी तो उर्दू का लफ्ज़ है, फारसी से आया था, अरबी से आया था, बेजा। बेजा किसे हैं? बेजा। बेजदी किसे कहते हैं? बेजदी, बेजदी शक्ल होती है ना, ओवल, ओवल, तो ओवल किसे कहते हैं? हाँ, तो बेजा अंडे को कहते हैं मेरे बच्चों। कुछ कहने वाला था लेकिन बर्दाश्त करके, बेजा भाई अंडे को कहते हैं, ठीक है, और ये उर्दू का लफ्ज़ है, अंडा याद रह गया, बेजा अंडे, ठीक है, और बेज की शक्ल इसकी अंडे जैसी शक्ल, ठीक है। अच्छा, अंडे को बेजा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सफ़ेद होता है, अब यस से निकला है, वाइट होने की वजह से उसको बेजा कहते हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल टर्म है, टर्म और वर्ड का फर्क समझते हैं? टर्म क्या होती है और वर्ड क्या होता है, यानी अल्फाज और इस्तिलाह का फर्क। अल्फाज के माने होते हैं, टर्म की डेफिनेशन होती है, पूरी वजाहत, मफहूम होता है, एक लफ्ज़ में आप नहीं बता सकते, आपको वजाहत करनी है। जैसे हज, हज के लफ्ज़ी माने कसद, इरादा, लेकिन अगर मुसलमानों की इबादत हज की, आपको क्या एक लफ्ज़ में तारीफ़ कर सकते हैं? नहीं, आपको पूरी वजाहत करनी पड़ेगी कि साल के मखसूस महीने के मखसूस दिनों में मुसलमानों का पूरी दुनिया से इजाज़त मुक़द्दस की तरफ सफ़र, ठीक है, एहराम बांधना, मनासिक हज अदा करना, सारे इसको हज कहते हैं। अब इसको एक लफ्ज़ में नहीं बता सकते, तो इस्तिलाह और लफ्ज़ का ये फ़र्क होता है। तो ये इस्तिलाह है पॉलिटिकल, इसका मतलब है ऐसी डॉक्यूमेंट जो किसी मैटर से मुतालिक फैक्ट्स एंड फिगर्स पब्लिक कर दे, आवाम के सामने लिया, उसको वाइट पेपर, ऐसी डॉक्यूमेंट। अच्छा, फैक्ट्स और फिगर ज़्यादातर किसके पास होते हैं? गवर्नमेंट के पास होते हैं। किसी भी मामले से मुतालिक हक़ाइक़ तो हुकूमत के पास होते हैं, हाँ, हुकूमत में शामिल कुछ लोग लीक कर देते हैं, उन्हें भी मालूम, लेकिन असल में हुकूमत के पास होते हैं। कभी कभी ये प्रेस के पास भी होता है, तो ऐसा मामला था कि अखबारों के पास है कुछ हक़ाइक़ है, और तो वो तो, लेकिन आवाम के सामने ले आने का मतलब है वाइट पेपर। तो ये तरीका अंग्रेज़ का है। किससे मुतालिक शाया किया? तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक वाइट पेपर शाया किया कि हमने आपके लीडरों को इतने मौके दिए, हमने कमीशन भेजा, इन्होंने बाइकआउट कर दिया, दोबारा भेजा, फिर बाइकआउट कर दिया, साइमन कमीशन। हमने कहा खुद की स्क्रिप्ट ले आओ, इत्तेफाक हो तो उसी टाइम बना देंगे। एक नेहरू रिपोर्ट लिया है, 14 निकाल दिया, दोनों कोलिजन टकरा दे हुए मुसफ़िर। हमने कहा चले इन्हें छोड़े, आप आ जाए इंग्लैंड, यहाँ आके हमारे सामने नए सिरे से बात करें। एक बार, दो बार, तीन बार इंग्लैंड के खतरे ने बुलाया और ये लड़ते रहे। इसके इन्होंने कोई मुत्तफ़िका आइन बनाने की कोई सिफारिश मुरतब नहीं की। इनफ इज़ इनफ, इसलिए अब हम जो आइन बनाएंगे वो हिंदुस्तानियों को मानना होगा। इसे हुज्जत तमाम करना कहते हैं, यानी लोगों को ये कहना कि अब ऑब्जेक्शन ना करना, आप जो आइन बनेगा। तो वाइट पेपर शायद वाइट पेपर की पाकिस्तान में ये ज़रा सा हटके बात है, इस टॉपिक तो यही है, लेकिन इस 1940 से हटकर बात है। पाकिस्तान बनने के बाद एक बड़ी दिलचस्प बात, कोई 25-26 सालों तक पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने किसी मामले पर कोई वाइट पेपर शाया नहीं किया। हालांकि 1971 में पाकिस्तान टूटा भी था, उस पर तो वाइट पेपर आना चाहिए था, क्यों टूटा भाई? अदालती कमीशन ज़रूर बना, महमूद रहमान कमीशन, मगर उसकी रिपोर्टें 30 साल छुपा दी। 30 साल के बाद पाकिस्तान टूटने के मुताबिक जो जुडिशल कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट। पहला वाइट पेपर शाया किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 73, और किसके खिलाफ शाया किया? नैब के खिलाफ। नैब किसी
NAP नेशनल अवामी पार्टी, इसके खिलाफ। ठीक है, यकीनन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर ने नाम गलत लिख दिया, पहले इसका नाम नैप ही था, अब है ANP, पहले था NAP। और इसका नाम बदला क्यों है ये बात भी मैं अभी आपको आज ही बता रहा हूँ, इसी वजह से इसका नाम चेंज हुआ। ये पार्टी थी वली खान की और ये पार्टी अस्कंदरियार वली की बेटे, ठीक है। इस पार्टी पर भुट्टो ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये गुण दुश्मन है, इन्होंने अफगानिस्तान का साथ मिलकर सूबा खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान से अलग करने की साजिश की है, ये पाकिस्तान बनाने के भी खिलाफ थे, ये मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए। अब यहाँ से वाइट पेपर का एक समझ लें कि क्रेडिबिलिटी जो मुतासिर हुई, क्यों भुट्टो ने आधा सच बताया आधा नहीं बताया। भुट्टो ने ये नहीं बताया कि यही नैप नेशनल अवामी पार्टी जब दिसंबर 1971 में आपको हुकूमत मिली है तो इसे आपने खुद सूबा सरहद की हुकूमत दी, ये आपके साथ शामिल, सूबाई हुकूमत इसको दिया। फिर इन्हीं की एक साथी पार्टी थी जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना मुफ्ती महमूद वाली, फजल रहमान मुफ्ती महमूद, उनसे आपने बलूचिस्तान की हुकूमत की, तो ये आपके साथ हुकूमत क्या उस वक्त गद्दार नहीं थे? तो इसका मतलब है कि भुट्टो की उस वाइट पेपर से वाइट पेपर की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई। तो हालांकि इसी वाइट पेपर पे भुट्टो ने पिटीशन दायर कर दी नैब के खिलाफ अदालत में, नैब में मुकदमा चला। अब जब हुकूमत आपके खिलाफ हो जाए किसी के खिलाफ, तो साबित करना कोई मसला नहीं होता, ठीक है। जिस तरह आम आदमी के लिए सबूत लाना मुश्किल होता है, हुकूमत के लिए सबूत देना कोई मसला नहीं। जुर्म साबित हो गया और इसे एक गद्दार पार्टी करार देके पाबंदी लगा दी इसके ऊपर। जब पाबंदी लगी तो नैब की कोई गुंजाइश नहीं थी पाकिस्तान में, उस वक्त से बैन है। लिहाजा जब अस्कंदरियार वाली सियासत में आए तो वो इस नाम से सियासत नहीं कर सकते थे, लिहाजा उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, अवामी नेशनल पार्टी। सब वही लोग उसमें आ गए, यानी लोग आ जाए नाम इस्तेमाल नहीं हो सकता, लोग सारे वही हैं। ठीक है, अस्कंदरियार वाली के दौर में थी। BSP तो खैर सरकारी पार्टी है, ये सरकारी पार्टी ग्रास रूट लेवल की पार्टी, इसे बनाने वाले लोग हुकूमत की हिमाकत नहीं कर रहे, ये तो हुकूमत के मुखालिफ बना रहे हैं। ठीक है, BSP बिल्कुल अलग बात है, वो खास लोग हैं, तो ये बने, ठीक है। अच्छा, अब दिलचस्प बात क्या है, पाकिस्तान बनने के बाद वाइट पेपर की रिवायत किसने कायम की? हाँ, सबसे ज़्यादा वाइट पेपर पे भुट्टो के खिलाफ शायद है, सबसे ज़्यादा। ज़ियाउल ने कम से कम 4-5 पेपर शायद किए, तो मगर ज़िया के पेपर में भी प्रॉब्लम है, उसको भुट्टो को उसने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये गद्दार है और ये सब कुछ कर दिया ना भुट्टो के खिलाफ। ये नहीं बताया कि इसी भुट्टो ने तुम्हें आर्मी चीफ क्यों लगाया था, तुम क्या कुछ सुखाब के पर लगे, तुम तो 90 और 7वें नंबर के जनरल थे, तुम्हें वहाँ से उठा के इसी ने लगाया था। ये भी बता दो कि तुमने ऐसा क्या किया था, क्या कारनामे अंजाम दिए थे कि भुट्टो ने आपको आर्मी चीफ लगाया सुपरसीड करके कम से कम 7 जनरलों। अभी मैं बताऊंगा तो ये वाला बात है। अच्छा, आप तो खैर न्यू जनरेशन को नहीं मालूम, लेकिन ज़ियाउल का एक इमेज है पाकिस्तान में, वो बड़ा मजहबी था, नमाज और सौम और सलात का पाबंद था, कुरान पाक का नुस्खा रखता था जेल के अंदर, ठीक है, इस्लाम नाफिज करने की कोशिश कर रहा था। ये सब धड़ाम से गिरेगा अगर मैं बताऊंगा कि वो आर्मी चीफ कैसे लगा था, ये पूरा इमेज चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी फिलहाल कभी बात करेंगे इस पर ना, मुझे फिक्र लग रही है सिलेबस खत्म करा रहे हैं, तो मुझे छेड़ते हो कि आप ये वाली बात बताएं, तो अभी मैं तैयार नहीं। तो अच्छा, अब उसके बाद तो वाइट पेपर की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही। ऐसे ऐसे शौकीन आ गए मैदान में कि जिन्हें शायद हर साल एक वाइट पेपर शाये करने का शौक है। सबसे बड़ी जो शायक शौकीन है वो है जमात इस्लामी, लातादाद वाइट पेपर शाये की, और अभी एक और तैयार कर रहे हैं इमरान के खिलाफ, हर चीज़ के खिलाफ वाइट पेपर। जमात इस्लामी ने किसी वाइट पेपर में ये नहीं बताया कि आप पर भी तो कुछ इल्ज़ाम है, ज़रा वजाहत करते हैं, क्या मौदूदी साहब ने कायदे को काफ़िर आज़म कहा था, बताएं सही से कि कहा था या नहीं कहा। ये भी बता दें कि MQM से पहले तालीमी इदारों में असला कौन लेकर आया था, ये भी आपका इल्ज़ाम है, इसकी भी वजाहत कर दें किसी वाइट पेपर में कि ये गलत है या सही नहीं, कभी नहीं किया, इसलिए उसकी भी वाइट पेपर की वो क्रेडिबिलिटी। हालांकि बहुत बहुत अच्छा लिखते हैं वो वाइट पेपर, जिस मौजू पे लिखते हैं उसके मुताबिक सही होता है, लेकिन किसी भी सच्चाई को सामने लाने से पहले अपना आप वजाहत की ज़रूरत है। अच्छा, फिर एक और शौकीन आए वाइट पेपर के, उनका नाम था हज़रत अल्ताफ़ हुसैन। पहले वो 90 वाले थे, अब एजगैर वाले हैं। अब वो एजगैर में रहते हैं, दुनिया का कीमती तरीन इलाका है, तो
गरीब आदमी थे इसलिए वहाँ मकान खरीद वहाँ और 3 प्रॉपर्टी उनकी वहाँ पर, एक भी नहीं, 3 है। तो 50 बैच की बिल्कुल बनी, 3 प्रॉपर्टी में 50 लोग 3 की बिकी। 50 मोटरसाइकिल पे चलते थे इसी कराची यूनिवर्सिटी में जब आते थे। 70 भी नहीं, 70 उस वक्त मालदार लोगों के पास होती थी, तो 50 का था। उनको बड़ा वाइट पेपर शाया कर, एमक्यूएम ने बहुत वाइट पेपर शाया। अब आप सोचिए एमक्यूएम कोई वाइट पेपर शाया करे, उसमें सच कितने फीसद हो सकता है? अगर उन्होंने 50% भी सच लिख दिया तो सबसे पहले तो खुद बंद हो जाएंगे। अगर 50% भी लिख दिया वाइट पेपर की पाकिस्तान में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। ये लफ्ज़ मैं जानता हूँ, आपने फर्स्ट टाइम सुना है इस क्लास के अंदर, ठीक है। अब मैं हैरानकुन बात बता रहा हूँ, अगले 1 महीने के अंदर आप ये लफ्ज़ कहीं और से सुनेंगे, ठीक है। कहीं से, अखबार से, खबर से, कहीं ना कहीं आपके सामने ये लफ्ज़ आएगा और फिर आप कहेंगे सर आपने बिल्कुल सही कहा। वजह ये अक्सर आपके सामने आता है, आप गौर ही नहीं करते। अब आप जानते हैं ना वो होता क्या है, इसलिए कहीं आप कान और समातों से टकराया तो आप फ़ौरन उसकी तरफ हट्टे हो गए कि इस वजह से सुनने वाले हैं आप। अभी मैंने बताया कि जमात इस्लामी तैयारी कर रही, हो सकता है 1 महीने में शाया कर दे कोई एक वाइट पेपर वापस। अच्छा वापस चलिए, वाइट पेपर शाया हो गया, इसका मतलब है कि अंग्रेज़ अब वो आइन बनाने जा रहा है और हिंदुस्तानियों की वो कोई परवाह नहीं करेगा। उस आइन को कहते हैं इंडियन एक्ट 1935, कानून हिंद मजरिया 1935। अंग्रेज के अब तक बनाए हुए तमाम कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव था, सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक था, सबसे ज़्यादा ज़मीन था। बहुत कोई 170-80 के करीब आर्टिकल डिस्कस हो गए। आपको पता पाकिस्तान के जो आइन है 1973 उसमें शायद 280, उस वक्त 180 आर्टिकल डिस्कस करना बड़ी बात है और बड़ा डेमोक्रेटिक। तो ये आइन उन्होंने नाफिज कर दिया। मुस्लिम लीग को क्या मिला? बहुत सारी बातें मान ली, मसलन फेडरल निज़ाम होगा, यूनिटरी वाली बात रिजेक्ट कर दी गई मेरी, फेडरेशन नाफिज की। मसलन बम्बई को सिंध से अलग करने की बात उसूली तौर पे मान ली, कर देंगे, अभी नहीं कर रहे लेकिन मान ली। NWF के बलूचिस्तान को सूबे बनाने की बात भी तस्वीर है, अभी नहीं क्या कर देंगे। मुसलमानों की एक बात रिजेक्ट कर दी, एक बात को मानने से इनकार, सेपरेट लेटर मान लिया, वो भी मान लिया। और वो बात ये थी कि पंजाब और बंगाल मुस्लिम सूबे, पंजाब और बंगाल अकॉर्डिंग टू लॉ मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस डिक्लेयर करने से साफ इनकार करते हैं। मैं अभी ये बात बता रहा हूँ कि हम अपनी क्लास में 1947 तक पहुँचे कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने इसी बात पर कहा था अंग्रेज को कि आप सब मान लेना, ये ना मान, ये एक बात नहीं मान, ये एक बात, यानी पंजाब और बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस हैं। आगे जाके अगर हिंदुस्तान की तकसीम होगी तो बनने मुसलमानों के मुल्क को कितना नुकसान होगा इसकी वजह से, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि यही 2 सूबे तो तकसीम हुए, यही 2 सूबे, पंजाब तकसीम हुआ, आधा इंडिया को मिला, आधा हमें, बंगाल तकसीम हुआ, आधा हमें मिला, आधा इंडिया को। अगर 1935 के एक्ट में ये मान लिया जाता ये दोनों मुस्लिम सूबे, तो ये दोनों सूबे पूरे के पूरे किसे मिलते हैं? इसका मतलब उस वक्त अंदाज़ा लगा लिया था कांग्रेस ने कि इसे ना मंजूर करने का, क्योंकि पूरा पंजाब मिलने का मतलब था पूरा बैसन जो इंडस बैसन जो है सारा, वो पूरा पानी का सिस्टम आपके पास आता है। सतलज और ब्याज और रावी से लेकर चनाब, झेलम और सिंध सबका सरचश्मे आपके पास होते हैं। आज किसी एक दरिया का सरचश्मा भी पाकिस्तान के पास है। 3 दरिया सतलज, ब्याज, सतलज और रावी मशरकी पंजाब से निकलते हैं और वो इंडिया के पास है। चनाब, झेलम कश्मीर से निकलते हैं, उस कश्मीर से जो इंडिया के पास है, ठीक है। और सिंध कराकरम से निकलता है, वो इंडिया के पास नहीं है, मगर हमारी बदनसीबी से वो बहकर कश्मीर से ही आता है जो इंडिया के पास है। 6 के 6 दरियाओं के सरचश्मे उसके पास है, सिर्फ पंजाब तकसीम होने की वजह से, ठीक है। और बंगाल तकसीम हुआ, आपको पता है पूरा दरिया ब्रह्मपुत्रा का सारा पानी का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, सब डिस्टर्ब हो गया। ब्रह्मपुत्रा निकलता है हिमालय से, वो वहाँ ईस्टर्न हिमालय से, और वो बहता है उस बंगाल से जो इंडिया के कब्जे, और फिर वो बांग्लादेश पहुँचता है जो कभी हमारे साथ नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी समझदारी से काम लेते हुए अंग्रेज को पता ये वाली बात, और इसका एक और नुकसान होगा जो 1947 में पहुँच कर आपको इनकी तकसीम का, और वो क्या है, बहुत बड़ा कत्लेआम मुसलमानों का, इन्हीं 2 इलाकों में हुआ है। अगर ये पूरे मिल जाते तो कत्लेआम ना हो, ठीक है। तो ये आइन आ गया, अब आप ऑब्जेक्शन तो कर ही नहीं सकते, मगर इसके बावजूद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस आइन के मरकजी हिस्से को मानने से इनकार कर दिया।
सूबाई हिस्सा मान लिया। अब अगर सिर्फ सूबाई हिस्सा नाफिज हुआ तो इलेक्शन भी फिर सूबों में होंगे ना, लिहाजा अंग्रेज ने ऐलान कर दिया कि नए आइन के मुताबिक इलेक्शन होंगे और वो 1937 और जनरल इलेक्शन, हिंदुस्तान की तारीख का पहला जनरल इलेक्शन होने जा रहा है। जनरल इलेक्शन पूरे मुल्क में एक साथ, ठीक है, वरना अलग अलग तो होते रहते हैं, अंग्रेज कराता रहता था इलेक्शन, किसी एक सूबे में करा लिया, वहाँ की पार्लियामेंट बना ली, अच्छा उसमें परसेंटेज थी, मैंने पार्लियामेंट में अगर 100 लोग हैं तो 25 के इलेक्शन हो रहे हैं, 25 इलेक्टेड होंगे, 75 नॉमिनेटेड होंगे, यानी वो अंग्रेज अपनी मर्जी से किसी को भी पार्लियामेंट में बता, वो ऐसा करता था इससे पहले। मगर अब पूरी की पूरी पार्लियामेंट, सूबाई पार्लियामेंट इलेक्शन से बनेगी, 100% इलेक्शन से बनेगी, ये फर्क है इससे पहले के इलेक्शन में और 37 के इलेक्शन में, और सारे सूबों में एक साथ होने जा रहा है, ठीक है। इलेक्शन का ऐलान हो गया, इस ऐलान के साथ ही हलचल मच गई पॉलिटिकल पार्टी। 1934 में जिन्ना साहब वापस आ गए, ऐसे खुद नहीं आए, अल्लामा इकबाल ने खत लिखा। 1934 तक पहुँचते अल्लामा इकबाल को अंदाज़ा हो गया था कि फ़लसफ़े की बातें करना, फ़लसफियाना बातें करना अलग चीज़ है, स्कॉलर होना अलग चीज़ है, मैदान में उतर कर प्रैक्टिकल लीडरशिप करना अलग बात है, और वो जिन्ना है जिन्हें वापस बुलाए बगैर मुसलमानों को रास्ता मिलेगा नहीं। खत लिखा और उसके साथ ही उन्होंने लियाकत अली खान को, पूरी मुस्लिम लीग ने कहा आप जाइए, आपकी बात बहुत मानते हैं। लियाकत अली खान मना कर जिन्ना को 34 में लाए हिंदुस्तान। आते ही मुस्लिम लीग के इंटरनल इलेक्शन हुए, दाखिली इंतखाबात जिसे कहते हैं पार्टी के अंदर, और जिन्ना साहब सदर मुंतखब हुए, मुस्लिम लीग के सदर। 1934 में मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए, पहले भी रह चुके थे, मगर अब खास बात क्या है, अब 1947 तक वही सदर है, हर साल इलेक्शन में वही सदर बनेंगे, हर साल इलेक्शन हो जाते मुस्लिम लीग अंदर, यानी ऑलमोस्ट 13-14 साल वो सदर रहेंगे। अब जो कुछ भी होगा, हिंदुस्तान तकसीम होगा, इलेक्शन होगा, इस सब का क्रेडिट कैप्टन को जाएगा और डिसक्रेडिट भी नहीं जाएगा। ये इलेक्शन होने जा रहा है, अगर इसमें मुस्लिम लीग जीत गई तो किसको क्रेडिट जाएगा, जिन्ना को, ठीक है, कैप्टन को जाता भी है ना। 1992 का हमने वर्ल्ड कप जीता था, मुसीबत बना हुआ हमारे अब तक जो है मुसीबत बना हुआ, तो कैप्टन को जाता है भाई क्रेडिट, और डिसक्रेडिट भी उसे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्शन, हिंदुस्तान का ये इलेक्शन होने जा रहा है मुस्लिम लीग की सदारत है नुसरत जिन्ना के पास, ठीक है। अच्छा, इलेक्शन में आज पॉलिटिकल पार्टी चालें चलती है, आज तो सब घटिया चालें चलती हैं, उस जमाने में थोड़ी सोबर किस्म की चालें। और ये जो कि पहला इलेक्शन था, कांग्रेस ने एक अजीब और गरीब बात की इस इलेक्शन से पहले। कांग्रेस ने कहा कि ये इलेक्शन, हम बहुत अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि वी आर द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, वी रिप्रेजेंट होल इंडिया इंक्लूडिंग मुस्लिम एंड एवरी माइनॉरिटी व्हिच एग्जिस्ट इन सब कॉन्टिनेंट, हम हैं। और ये भी कहा हम मुसलमानों की भी सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, यानी मुस्लिम लीग नहीं है, कांग्रेस है, क्योंकि आज भी कांग्रेस में मुसलमान मुस्लिम लीग से ज़्यादा हैं। ये तो एक बहुत बड़ा दावा था, क्लेम था, इसका ज़ाहिर है अब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं तो क्या आप दावा ऐसे खामोशी से सुन लेंगे, आपको जवाब देना है, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। इलेक्शन में अगर किसी मुखालिफ ने आप पर कोई ऐसी बात कही जिससे आप डिमोरलाइज हो रहे हैं तो आपको जवाब देना। जिन्होंने इसका जवाब दे दिया, जिन्होंने कहा आप बहुत गलत फहमी में हैं, आप होंगे हिंदुओं की पार्टी, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ हम रिप्रेजेंट करते हैं, द सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टी ऑफ होल मुस्लिम ऑफ होल इंडिया, ओनली ऑल इंडिया मुस्लिम हम हैं, और इस इलेक्शन में हम साबित करें। उन्होंने कहा हम साबित करेंगे कि मुसलमानों की भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिन्होंने कहा कि हम साबित करेंगे हम मुसलमान। इस क्लेम पर, इस दावे, दो दावों पर ये इलेक्शन होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी भी पॉलिटिक्स समझते हैं, जो कि आप समझने लगे होंगे, 2 महीने होगा मुझे पढ़ाते थे, अगर आप भी नहीं समझते होंगे तो हम सब मिलकर फातिहा पढ़ेंगे आखिरी क्लास में। तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इस दावे में असल में खतरा किसके सर पे बदला है, क्या कांग्रेस के? कांग्रेस के सर पे इसलिए नहीं है खतरा कि फर्ज करें कि कांग्रेस को मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, 100 वाट हिंदू तो देंगे ना, हिंदू तो देंगे ना, तो कांग्रेस की सियासत तो खत्म नहीं होगी। मुस्लिम लीग किससे वोट मांग रही है, और अगर नहीं दिए तो इसकी सियासत खतरे में है, मुस्लिम लीग की सियासत खतरे में पड़ गई है। अगर हार गए तो लोग बहुत मजाक उड़ाएंगे आपका, ठीक है। ये इलेक्शन मुस्लिम लीग समझ लें कि अपनी सियासत दाव पे लगा के लड़ने लगा, अगर हार गई तो बस दुकान बंद होने वाली है सियासत, ठीक है। और ये इलेक्शन सेंसिटिव इलेक्शन, अगर मुस्लिम लीग का दावा दुरुस्त है, वो सही कह रही है कि मुसलमानों की जमात है, तो उसे कहाँ से वोट मिलने चाहिए। 1936 में अंग्रेजों ने 1935 के एक्ट में से 2 बातों पर अमल कर दिया। नंबर 1, सिंध को बम्बई से अलग कर दिया, इसलिए अब सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी पड़ती है,
NWF को सूबा बना दिया, बलोचिस्तान को सूबा नहीं बना। इसका मतलब बलोचिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन होने के लिए सूबा होना जरूरी है। NWF की सूबा बन गया था, वहाँ इलेक्शन वो मुस्लिम मेजोरिटी था, लिहाजा मुस्लिम लीग को कहाँ से वोट मिलना चाहिए? सिंध से मिलना चाहिए, NWF से मिलना चाहिए, और कहाँ से मिलना चाहिए? इससे तो पहले पंजाब बोले, ठीक है, अब बंगाल आएगा, और कहाँ से मिलना चाहिए? बस यही 4 सूबे मुस्लिम मेजोरिटी यही 4 है, कि 5वां बलूचिस्तान है, वो सूबा नहीं, ठीक है। इन 4 के अलावा वो इलाके जहाँ मुसलमान रीजनेबल माइनॉरिटी में अच्छी तादाद में, उत्तर प्रदेश, यूपी, यहाँ से भी वोट मिलने चाहिए, और आसाम यहाँ से भी मिलना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन का रिजल्ट आया, मुस्लिम लीग के अरमानों पर झाड़ू गिर गए, ठीक है। इसलिए कि सिंध से मुस्लिम लीग को मिली कोई सीट नहीं, NWF से मिली कोई सीट नहीं, पंजाब से मिली 2, बंगाल से मिली 40, यूपी से मिली 16, आसाम से मिली 9, जिनके तबिया का वही सबसे हवा देना चाहिए। यानी मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में से 3 से तो मिले ही नहीं सीटें, 2 सीटें मिलना पंजाब में से कि ना मिलने पर सिर्फ सिवाय बंगाल के किसी सूबे में मुस्लिम को वोट देते, ठीक है। तो इन्हीं बंगाली सामने उन्होंने टक्कर में कहा कि तुम अच्छे पाकिस्तानी कम वक्तों यहाँ से अलग हो गए, इन्हें तो मुस्लिम लीग को उसमें अपनी सबसे ज़्यादा वोट दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखें इस इलेक्शन में ना कई बातें हैं, मेरा मसला ये कि मैं आपको बताए बता रह नहीं सकता। MQ की जमात है ना, शहरी इलाकों की ग्रासरूट लेवल की जमात, दुनिया की सारी ताकतें लगाते थे MQ का जवाब खत्म होने वाला नहीं, इतनी ज़बरदस्त बोलेगी, जैसे पीपल्स पार्टी का जवाब खत्म कर सकता है। कई डिक्टेटरों ने पीपल्स पार्टी को नाम और निशान मिटाने की कोशिश की, आज भी पीपल्स पार्टी मौजूद है। अब मुस्लिम लीग नून के साथ कोई कर रहे नहीं, वो भी नहीं खत्म होती, वो भी ग्रासरूट लेवल की पार्टी। हर पार्टी की सियासत का एक जवाब होता है। MQ का क्या जवाब है? MQ का जवाब है सिंध के शहरी इलाकों में उर्दू स्पीकिंग जो कम्युनिटी है या शहरी इलाकों की कम्युनिटी की महरूमियाँ, ठीक है। मगर एक और जवाब भी है जो इस्तेहकाक से पाकिस्तान में कहते हैं कि आपने अक्सर कहते सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो आज सुन लें। MQ वाले कहते हैं कि पाकिस्तान तो हमारे बुजुर्गों ने बनाया, सुना आप लोग? हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान, ये तो मतलब सिंध पंजाब के लोग तो जब सोच रहे थे, जब हमारे बुजुर्ग जो है उसको वोट दे रहे थे, ये जवाब कहाँ से आया उन्हें? 1937 के इलेक्शन से, इस इलेक्शन से यहीं से आया ना। अच्छा, इसलिए आया कि अभी पाकिस्तान बनने से सिर्फ 10 साल पहले इलेक्शन हुआ है और यहाँ से वोट नहीं मिल रहे थे, जबकि यूपी और आसाम वोट दे रहे थे, यूपी और आसाम से वोट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये जवाब बिल्कुल सही है, इसीलिए वो कहते हैं। लेकिन उनकी बात का आधा हिस्सा, अब जब वो इससे ज़्यादा बढ़ाते हैं ना, वो कहते हैं बनाया ही हमने था, तो वो मुबालगा से काम है, वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। मेरा ख्याल है उनका जुमला ये होना चाहिए कि पाकिस्तान बनाने में उर्दू कम्युनिटी जो है, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी हरावल दस्ता की सबसे आगे थे, सबसे पहले शामिल हुए थे, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप कहें बनाए हमने था तो सुन लें, नहीं आप नहीं बना सकते, तो आप बना भी नहीं सकते थे, सारी जिंदगी वोट देते रहे। इसलिए कि पाकिस्तान बनना था KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में और सरहद में और बंगाल में, लिहाजा जब तक ये लोग शामिल नहीं होंगे आप पाकिस्तान एक्चुअल बना नहीं सकते। बनेगा तभी जब यहाँ के लोग भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, वरना आपकी सारी स्ट्रगल बेकार है। लिहाजा 37 के बाद जब ये लोग शामिल हुए मुस्लिम लीग में, तो पाकिस्तान बनाना मुमकिन है। आप हरावर दस्ता थे, आप सबसे आगे थे, सबसे पहले थे, कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी कोशिश से बना नहीं है। बना तभी है जब भी मुमकिन हुआ है, जब सिंधी, पंजाबी, पख्तून, बलोच और बंगाली तो पहले से शामिल थे, ये सब शामिल हुए हैं आपके साथ, और ये 1937 के बाद शामिल। कैसे, ये सब कुछ आप जानने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर। ये तो खाना ही खराब हो गया, जिंदगी हार गई। हिंदू सिखों में सेपरेट इलेक्टोरेट है, ये बहुत अहम आदत शुमार है, इसलिए जरा करेक्ट कर लीजिएगा, मुझे शायद सही याद ना हो, लेकिन करीब करीब हिंदू सीटों की तादाद थी 1750। ये हो सकता है 55 हो, 45 हो, ज़्यादा फर्क नहीं होगा, लेकिन मेरी याददाश्त की है। और मुस्लिम सीटों की तादाद थी 476, 476 सेपरेट। मुस्लिम सीट पर हिंदू खड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर कांग्रेस ने भी मुस्लिम सीट पर मुकाबला करना है तो मुसलमान खड़ा करना पड़ेगा, जो कांग्रेस का हो, ठीक है। तो ये 476 मुस्लिम सीट में से मुस्लिम लीग को सिर्फ 102 सीटें मिली, सिर्फ 102 मुस्लिम सीटें हासिल हुई।
छुप गए लोग घरों के अंदर जो मुस्लिम लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़े, किस मुंह से जाएंगे? बहुत मजाक उड़ने वाला है, कांग्रेस को जीना आराम कर देंगे। हाँ भाई क्या हुआ, 31 साल से सर में बंद कर दिया, मुसलमान मुस्लिम लीग, मुसलमान मुस्लिम लीग, मुसलमान के लिए में वोट नहीं देते, बंद करो अपनी ये दुकान सियासत की। यही तो डर था और यही हो गया, डीमोरलाइज हो गई पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी और लगा के बस इसकी सियासत आज का खत्म, इसकी सियासत अंधेरा। लीडर किसे कहते हैं? लीडर वही होता है जब कोई रास्ता नजर ना आ रहा उसमें रास्ता नहीं, लीडर उसे कहते हैं जो पूरा सही, पाकिस्तान बिल्कुल सही चल रहा था, सारे दरवाजे खुले तो उसने आके सारे बंद कर दिए, सब बंद कर दिए और अभी जो खुला है ये भी बंद होने वाला है। ठीक है, इसे कहते हैं, इसे कहते हैं विजन, जो कंटेनर में चढ़ के बताया था हमारे साहब ने, नया पाकिस्तान का विजन, हर चीज बंद होने वाली है। अब उस वक्त वो थी, देखें पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग और रास्ता नजर नहीं आ, सिवाय एक आदमी के सब छुप गए, वन एंड ओनली मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने नहीं फेस किया। म्यूजिक जो फेस करता है वही तो लीडर है, उन्होंने फेस किया किसी की परवाह के ऊपर आगे प्रेस के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासतदानों के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया, दलाइल दिए और मुस्लिम लीग पूरी की पूरी मुस्लिम लीग को डिमोरलाइज होने से बचाया। कैसे? आसान बात नहीं है। अब मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ, इट्स इनसाइड आई, जिसे उर्दू में बसीरत कहते हैं। ठीक है, जिन्हा से पढ़कर हम तक आ गई और आज आपको मुंतकिल हो जाए। ठीक है, एक ऐसी आँख जिसके ज़रिए से आप इलेक्शन का तिया पांचा कर सकते हैं, किसी भी इलेक्शन में इलेक्शन को देखने का एक नया तरीका जो जिन्हा ने उस वक्त बताया। ठीक है, जबकि पहला इलेक्शन था, अब तो पता नहीं लोग क्या क्या करते होंगे ना, तो आप उस इलेक्शन को जिन्हा ने प्रेस, अच्छा ये अलग अलग कही थी उन्होंने, मैं इकट्ठी करके बता, आपको ऐसा लगेगा जिन्हा ने किसी एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अलग अलग, लेकिन हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ प्रेस के जरिए मुस्लिम लीग के तमाम लीडरों को, किसी को छुपने की जरूरत नहीं है और हम इलेक्शन हारे हैं, हम क्लेम नहीं आ रहे, हम क्लेम नहीं आ रहे। प्रेस वालों ने सर पकड़ लिया, जिन्ना साहब आपका क्लेम क्या है? आपका क्लेम था आप मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी है, मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया तो आप इलेक्शन भी हार गए, क्लेम भी हार गए। तो जिन्ना ने कहा नहीं, इस बार ये इतनी आसान बात नहीं है, मैं आपको बता, मैं क्लेम इसलिए नहीं आ रहा कि मैंने क्लेम किया ही नहीं था, मैंने क्लेम नहीं किया। और प्रेस वालों के तो मुंह खुल गए कि ये क्या था, आपने कहा मुसलमानों की पार्टी है, बोला नहीं, क्लेम कांग्रेस ने किया। मैंने उसका जवाब दिया। तो जब किसी के क्लेम में कोई क्लेम करता है तो उसे क्लेम नहीं कहते, जवाबी क्लेम कहते हैं। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, वकील की ज़बान, वो जवाबी क्लेम था। तो आप जवाबी क्लेम कहें कि मेरा सही हुआ या गलत, प्रेस वालों ने कहा हाँ तो जवाबी क्लेम गलत हो गया, जिन्ना ने कहा नहीं, जवाबी क्लेम को क्लेम के साथ मिलाकर देखते हैं। क्लेम के साथ मेरा जवाबी क्लेम तब सही और गलत हो सकता है जब क्लेम करने वाले का क्लेम सही हो गया। सवाल ये नहीं है कि सिंध, पंजाब और KPK से मुस्लिम लीग हार गई है, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जीती है, क्या उसका क्लेम सही है? जवाब आया नहीं, कांग्रेस भी नहीं जीती, कांग्रेस भी नहीं जीती। तो जिन्होंने, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम इलेक्शन आ रहे हैं, क्लेम नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ जरा देखना और किसे वोट मिले। ये दलील नंबर 1 है, समझ, सिंध से मिले सर अब्दुल्ला हारून को मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे, मुस्लिम लीग को हराया हुआ। NWF से मिले खुदाई खिदमत गारो को खान अब्दुल गफ्फार खान और बाजा खान, उन्होंने हराया। और पंजाब से मिले सर सिकंदर हयात को यूनियनिस्ट पार्टी नाम था, उन्होंने हराया। तो जिन्होंने कहा कि यहाँ के मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया मगर कांग्रेस को भी नहीं दिया मुसलमानों को ही है, चूंकि मुसलमानों को वोट दिया है इसलिए हम तवक्को कर सकते हैं कि आइंदा हम इनसे वोट ले लेंगे। कांग्रेस ना आज ले सकती ना कल, दावा उसका गलत है, हमारा गलत है, जवाब था हमारा दावा गलत नहीं। वो तो लोग ही बुरे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी शिकस्त को आप जो है ना सिर्फ आधा शुमार में इधर उधर करके साबित कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा बात तो आपकी समझ में आ रही है, लेकिन जिन्ना साहब आप हार तो गए ना। जिन्ना ने कहा ठहरिए, दलील नंबर 2, दलील नंबर 2, कोई क्लेम आपका कर, दावा एक बहुत बड़ी चीज़ है, उस वक्त किया जाता है जब आपको यकीन होता है। यकीन के बगैर दावा थोड़ी, वरना तो आप अगर मगर लगा के बात करते हैं। और आजकल तो मुसलमानों के लिए आसानी है, इंशाल्लाह लगा इंशाल्लाह का मतलब उलट गया, जो लगाएगा ऐसा लगेगा कि करने नहीं चाहते। माज़अल्लाह, अल्लाह जाने कि क्यों हम लोगों ने मज़हब की तौहीहात को ही गलत किया। तो कब करते हैं आप दावा? जब आपको यकीन होता है। ठीक है, कांग्रेस का दावा क्या था कि वो मुसलमानों की भी सबसे बड़ी पार्टी है,
ठीक है, अब मैं आपको साबित करता हूँ कि ये एक ऐसा दावा था जिसे कांग्रेस को खुद यकीन नहीं था, तो दावा तो उसका गलत था। कैसे 476 सीटें थी मुसलमानों की, अगर कांग्रेस का दावा दुरुस्त था तो सबकी सब सीटों से मुकाबला करना चाहिए था। ठीक है, दावा कर रही है पूरी मुसलमानों की पार्टी होने का और मुकाबला कर रही थी सिर्फ 56 सीट्स के ऊपर, 56 सीटों पे कैंडिडेट खड़े किए थे। ये कैसा दावा है? 56 सीट पे खड़े करके आप सारी सीटें कैसे जीत जाएंगे? यानी एक ऐसा क्लेम था जिसको हमें खुद यकीन नहीं था। दावा उनका गलत है, हमारा थोड़ी गलत है। जीती कितनी? सिर्फ 26 सीटें 476 में से। ये 26 476 का 5% भी नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों के 5% वोट नहीं ले सकती, वो कैसे कर सकती है मुसलमानों की पार्टी है? इससे ज्यादा हमने आज भी वोट नहीं है। दावा उनका गलत है, हमारा गलत है। हाँ, बात आप समझ में आ रही है। जिन्होंने कि ठहरे दलील नंबर 3, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। दलील नंबर 3, एक बात पर कांग्रेस बड़ा फख्र कर रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जो था ना, उसका मैं इलेक्टोरल कॉलेज की तारीफ में किसी लेक्चर में कर चुका, यानी वो लोग जो वोट देने का, कांग्रेस के जमाने में हर आदमी को वोट देने का। इस इलेक्शन में टोटल वोट्स पड़े थे 3 करोड़, 3 करोड़ वोट डाले थे पूरे हिंदुस्तान, क्योंकि वो इलेक्टोरल कॉलेज ही छोटा होता है। अच्छा, अब कांग्रेस का दावा था हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, 24 से ज्यादा पार्टियां हिस्सा ले रही थी इलेक्शन। कांग्रेस को अकेले मिले 1 करोड़, सबसे ज्यादा वोट किसे मिले? बाकी 24 पार्टियों में तकसीम हुई और अकेले कांग्रेस को मिले 1 करोड़। तो कांग्रेस कहती है हमारा दावा सही, हमने साबित कर दिया वी आर द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, देखिए हमें सबसे ज्यादा वोट नहीं है। जिन्होंने कहा ये दावा भी गलत है, गलत कह रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए कि सवाल ये नहीं है कि कितने वोट मिले, सवाल ये कितने नहीं मिले। 2 करोड़, जिस पार्टी, अब ये 2 करोड़ किसी को भी मिले कांग्रेस के अगेंस्ट पड़े हैं, जिस पार्टी के खिलाफ हिंदुस्तान का मेजॉरिटी वोट खिलाफ पड़ा है, वो कैसे कह सकती है वो हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है? उसको कम वोट पड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान की ज्यादा वोट दूसरी पार्टियों को पड़े, इसलिए कांग्रेस का ये दावा किया। अब लोगों जो चुप गए थे लोग वो भी निकलना शुरू हो गए घरों से। हाँ, कांग्रेस के लिए बड़ा मसला खड़ा कर दिया। जिन्होंने कहा आप सुने, मैं एक दावा कर रहा हूँ अभी, दलील नंबर 4, अब मैं एक दावा कर रहा हूँ और इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं साबित भी कर दूंगा कि मैं दुरुस्त है। अब मेरा दावा यह है कि मुसलमान तो छोड़ो, कांग्रेस सारे हिंदुओं की पार्टी की थी, बहुत दावा करती है ना हिंदुओं की पार्टी की थी। लोगों ने जितना ये कैसे कह सकते हैं? 1750 सीटें हिंदुओं की, इसमें से 225 सीटें कांग्रेस हार गई है, 225 सीट हार गई है, वोट नहीं। 225 हिंदू सीटें लूज करने वाली पार्टी, हिंदुओं की भी पार्टी ने मुसलमानों का दावा करती है, हमारा दावा दुरुस्त है, उसका गलत है। सब निकला है, खुद कांग्रेस शक्ति पड़ गई, हम हारे जीते, हुआ क्या है हमारे आधा तो शुमार को तलपट करके रख दिया सारा, और इलेक्शन को देखने की ऐसी तरीका बता दिया कि अगर पाकिस्तानी इलेक्शन को आप देख लें इस आंख से तो आपको कोई भी इलेक्शन सही नहीं लगेगा। पाकिस्तान आपको लगेगा हारने वाले हुकूमत बनाते हैं, पाकिस्तान हारने वाले। मैं अभी साबित कर देता हूँ, जो हारता है वो हुकूमत बनाता है। 45% वोट पड़ता है पाकिस्तान में, 45%, 46, और ये भी धांधली के बाद, इसमें कम से कम 12-13% धांधली वाला वोट भी है। अब तो साबित हो गया ना कि बहुत बड़ी तादाद में धांधली का वोट है, लेकिन आप 45 को दुरुस्त माने। इमरान खान को जो वोट मिले थे वो और मुस्लिम लीग नून के वोट में ज़्यादा फर्क है, तकरीबन 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ के करीब इसको मिले, इतने उसको। ये वोट कुल पड़ेगा एक वोट का 17-18% जो पीटीआई को पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब 45 में आप 18 समझ के निकालते तो बाकी बचा 27, तो 27 वोट तो इसी इलेक्शन में पीटीआई के खिलाफ पड़ा, ठीक है। अच्छा, वो जो 55 घरों से नहीं आए, 55% वो भी तो जो घरों से नहीं आए, क्यों नहीं आए? उन्हें किसी पार्टी पे भरोसा नहीं, इंक्लूडिंग पीटीआई। वो 55 भी 27 में जोड़ लें, ठीक है, कितना होगा ये? 77 नहीं, 82 ऐसे कुछ होगा, ठीक है। 82% लोग पीटीआई के खिलाफ है, उसकी हुकूमत है पाकिस्तान की। हर पार्टी के साथ यही होगा अगर आपने जिनाह की इस तरीके से देखने की कोशिश की, इसलिए इसको बस 1937 तक ही रखिए, उसी इलेक्शन को देखिए सामने। जिनाह ने डीमोरलाइज होने से तो बचा लिया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि 8 सूबों में इलेक्शन हुए हैं और 8 में से किसी में मुस्लिम लीग नहीं जीती, सॉरी 9 सूबों में किसी में मुस्लिम लीग नहीं जीती। 7 सूबों में कांग्रेस जीती है, 7 में,
और साथ में उसने किसी पार्टी को मिलाए बगैर हुकूमत। एक सूबा ऐसा था जिसमें कांग्रेस ने किसी दूसरी पार्टी को मिलाकर हुकूमत बनाई, यानी 9 में से 8 सूबों में तो कांग्रेस की हुकूमत, ठीक है। वो सूबा था पंजाब का, पंजाब में सर सिकंदर के साथ नहीं गए। और सिंध में सिर्फ हुकूमत बनी थी मुस्लिम हुकूमत, सर अब्दुल्ला हारून लोगों की। मुस्लिम लीग की हुकूमत कहीं नहीं बनी किसी सूबे में, ग्राउंड रियलिटी के लिए। अब जिन्ना साहब ने कि भाई क्यों हम 31 साल बाद इलेक्शन लड़ा और मुसलमान हमें वोट नहीं दे रहे, कोई तो वजह होती है। एक थिंक टैंक बनाया, खुद उसके सरबराह बन गए हकायक जानने के लिए कि मुस्लिम लीग को मुसलमानों ने वोट क्यों नहीं दिया। लेकिन 37 के इलेक्शन के बाद जिन्होंने 3 महाजों पर बैरफक लड़ाई लड़ी। सबसे पहला तो महाज यह था कि इस वक्त मुस्लिम लीग की सियासत को बचाना है, तो सियासत को बचाने के लिए उन्होंने ये सारा आदत शुमार को तलफट कर दिया, ठीक है, डीमोरलाइज। दूसरा महाज ये था कि उन खामियों को अभी पकड़ लिया जाए क्योंकि आगे तो बहुत सेंसिटिव दिन आने वाला है। लिहाजा दूसरा महाज ये था कि मुस्लिम लीग को एक अवामी पार्टी कैसे बनाया जाए, इसे अवाम ने वोट क्यों दिया। जब उन्होंने तफ्तीश की, थिंक टैंक बिठाकर, ऐसी ऐसी बातें सामने आई कि खुद मुस्लिम लीग ने सर पकड़ लिया। इतनी सी गलती थी, इतनी छोटी छोटी गलती वो कभी नहीं समझ सकी। लोगों ने कहा कि मुस्लिम लीग अवामी पार्टी है कब जो अवाम से वोट देगी, ये तो अशराफिया की पार्टी है, इलीट क्लास, अमीर लोगों की पार्टी। मुस्लिम लीग का आज तक कोई जलसा खुले मैदान में हुआ नहीं। हवेली में तो जलसा कर, हवेलियों में जलसा करके आवाम से वोट मांगने आओगे तो क्यों देंगे। मुस्लिम लीग ने किसी सूबे की आवाम को डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया इलेक्शन से पहले, चंद इलाकों में बस वो मीटिंगें करते रहे, पब्लिक को अप्रोच नहीं किया। लोग इंतज़ार करते हैं यहाँ आए अपनी बात बताएं तो हम इनकी तरफ जाएँ, ये नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ये अवामी पार्टी नहीं बन सकती 31 साल में, ये अशराफी की पार्टी। इसके अमीर पार्टी होने का अंदाज़ा इससे लगा कि अगर कोई शख्स मुस्लिम लीग में शामिल होना चाहे ऐसे कारकुन तो उसे 50 रुपये फीस देनी पड़ती है। 50 रुपये 1937 में 50 रुपये की क्या अहमियत का अंदाज़ा लगाएं कि 1 महीने की तनख्वाह मजदूर की या मिल में काम करने वाले की 6 या 7 रुपये, पूरे घर के महीने भर का राशन 2 रुपये का है। अब आप समझ लें 50 रुपये का मतलब है 8 महीने की तनख्वाह, 8 या 9 महीने। इस वक्त मुझे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं कि सर आप ज्वाइन कर लें, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, फिर रिटायरमेंट के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैंने उस वक्त सोचेंगे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे अप्रोच करे और कहे कि सर आप आ जाए हमारी पार्टी में, लेकिन ये कि 8 महीने की सैलरी दे दें, तो मैं कहूँगा लाना तो तुम्हारी पार्टी पर। भाई 8 महीने में खाऊंगा क्या, नहीं दे सकता। 8 महीने की तनख्वाह आज भी नहीं दे सकते ना उसका, इसलिए लोग आते ही मुस्लिम लीग में आते ही नहीं थे 50 रुपये के डर से। जिन्होंने इसको 25 कर, मगर रुपये नहीं, पैसे 25 पैसे, 4 आने फीस कर दी 50 से घटाकर। जिन इलाकों में मुस्लिम लीग हार गई थी, लाइनें लगाकर लोग मुस्लिम लीग के मेंबर बन गए। इतनी सी बात थी कि आवाम को मैसेज देना था कि हम तुम्हारी बात को हम दे नहीं सकते। अच्छा, अब पता चला कि हमारा मैसेज क्यों नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आवाम के 2 मुतहर्रिक तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग में है ही नहीं। नंबर 1 खवातीन नहीं है मुस्लिम लीग में जो घरों तक जा सकती है, ठीक है। नंबर 2 स्टूडेंट नहीं है मुस्लिम लीग। ये जो आप सुनते होंगे ना पाकिस्तान बनाने में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज पेशावर, इन्होंने बड़ा काम किया है आफ्टर 1937, उससे पहले जिन्होंने फौरी तौर पर मुस्लिम लीग का विमेन विंग बनाया और फातिमा जिन्ना को उसका सरबराह बनाया। देखते ही देखते मुस्लिम खवातीन ऐसी एक्टिव हुई हैं कि अगले 1940 में तो गवर्नर हाउस पंजाब के खातून ने झंडा लगा दिया था मुस्लिम लीग का, ऊपर चढ़कर पर्दे में निकाब बांधे हुए, स्ट्रिक्टली पर्दा फॉलो होता था। लेकिन वो बस आधी सियासत के अंदर आई तो इतने दिलेर थी कि जो आई वो बहुत ज़बरदस्त काम खवातीन। अब स्टूडेंट फेडरेशन बनाई, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, लियाकत अली खान को उसका सरबराह बनाया। देखते ही देखते वहाँ से अलीगढ़ से स्टूडेंट चलते थे, पंजाब आते थे, पंजाब की यूनिवर्सिटी से और कॉलेज से स्टूडेंट को लेते थे, पेशावर जाते थे, इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट को साथ लेके सूबा सरहद की गलियों में दरवाजे नॉक करके मुस्लिम लीग का पैगाम पहुँचा रहे थे। जिस सूबे के से 1 सीट नहीं ले सकी थी मुस्लिम लीग, 1 सीट नहीं। देखते ही देखते मुस्लिम लीग एक मोस्ट एक्टिव मुस्लिम पार्टी बनती चली। ये सब कामों की बात। तीसरा महाज क्या किया जिन्होंने, पंजाब में सिकंदर हयात जीते थे, उन्हें ऑफर करते थे सिकंदर पंजाब में हम तुम्हें मान लेते हैं, मरकज में तुम हमें मान। सिकंदर हयात को बैठे बिठाए जिन्ना जैसी आवाज़ मिल रही थी, उन्होंने जिन्ना के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया जिसे जिन्ना सिकंदर पैक्ट कहा जाता है तारीख में। हारी बाजी जीत में बदल गई। ऐसा ही एक पैक्ट उन्होंने सर अब्दुल्ला हारून के साथ किया सिंध में, यहाँ भी हारी बाजी जीत में बदल गई। सर अब्दुल्ला हारून तो जिन्ना से मिलकर इतने मुतासिर हुए कि अगले 2-3 साल के बाद वो अपनी पार्टी खत्म करके मुस्लिम लीग में आ गए और सिंध में मुस्लिम लीग की हुकूमत बन गई। हालांकि मुस्लिम लीग हार गई, तो सब लोग मुस्लिम लीग में आ गए, ठीक है।
और ये सब कुछ किया, और इसके बाद ज़ाहिर है मुस्लिम लीग को एक मोस्ट एक्टिव पार्टी बना। अब आप एतमाद का ये आलम है मिस्टर जिन्ना के एतमाद का कि उबूरी इलेक्शन होते हैं ना, क्या ज़िमनी इलेक्शन, बाई इलेक्शन जिन्हें कहते हैं। बाई इलेक्शन कब होते हैं, कोई भी एक बता दें इसको। बाई इलेक्शन कहते हैं कोई सीट खाली हो जाए, यानी जो 2018 में इलेक्शन हुए थे, जो कोई MNA या MP है, अगर उसकी सीट खाली किसी वजह उसका इंतकाल हो जाए, या वो खुद रिज़ाइन कर दे, या पार्टी उसे निकाल दे, या वो पागल होकर जंगलों की तरफ चला जाए और वापस ना आए, किसी भी सूरत में अगर सीट खाली हो जाए तो उस पर ज़िमनी इलेक्शन होता है। तो उस ज़माने में भी तो सीटें खाली होती होंगी ना, इंसान कोई फौलाद के बने होते नहीं, मरते थे। अब देखें मुस्लिम लीग ने सिर्फ 102 सीटें जीती। 1937 से 1942 तक हिंदुस्तान में किसी भी मुस्लिम सीट खाली हुई तो उस पर बाई इलेक्शन हुआ, जिन्होंने कांग्रेस को चैलेंज कर देना कांग्रेस को कहते तुम भी आ जाओ, ये सीट हम हार गए थे ना 1937 में, मुस्लिम लीग हार गई, तुम भी आ जाओ और अपने साथ तमाम मुसलमान हिमायतियों को भी बुला लो, मैं चैलेंज करता हूँ इस सीट जीत के। 37 से 42 तक मुस्लिम लीग किसी बाई इलेक्शन में नहीं हारी, किसी बाई इलेक्शन में। ये इतनी ज़बरदस्त पार्टी बना दी है जिन्हें साहब ने इसको हार के बाद। अब जाहिर है कि आपने सुना कभी कि जीत के बाद तो हीरो बनते हैं, मैं आपको बार बार एक मिसाल देता रहता हूँ, आज हज़ब करता हूँ समझ तो आप नहीं, तो कभी हार के बाद आपने हीरो बनते हुए देखा? तारीख में एक ऐसा मौका आ रहा है कि आप हार के बाद एक शख्स को हीरो बनते हुए देखें। 1938 शहर का नाम है पटना, किस सूबे में है? पटना शहर, सूबा बिहार में है पटना। मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हुआ, जिन्ना साहब सदारत कर रहे हैं हारने के बाद 1 साल बाद, और जिन्ना साहब तकलीफ करने आम आवाम नहीं, कारकुनों का जलसा, लोग नारे लगा। अच्छा, आम जो कारकुन होता है ना वो जिंदाबाद कहना आता है, उसको इससे मतलब नहीं होता कि नारा क्या है, बस वो जिंदाबाद कहता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद, रोस्टर पर आए, तकरीर शुरू की, पूरी तकरीर में नारा लगता है। तो एक शख्स, एक नौजवान ने खड़े होकर अजीब गरीब नाम लगाया, उसने कहा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पहली बार किसी ने जिन्ना को कायदे आज़म कहा 1938 में पटना शहर के अंदर मुस्लिम लीग के जलसे, ठीक है। अच्छा, लोगों ने कहा जिंदाबाद, क्योंकि तो जिंदाबाद कहने आते कायदे आज़म, कोई हर्ज भी नहीं कहा। जिन्ना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है, शायद अच्छा लगा, मेरी कौम मुझे सबसे बड़ा कायद दे, अजीम कायद, बस और तो कुछ नहीं ना, इसके अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं थी जिससे इनकार किया। नौजवानों ने नोट कर लिया कि जिन्ना साहब एक नए नारे पर खुश हुए, बस क्रिएटिव माइंड चलना शुरू हो गया कि नए नारे बनाओ, जिन्ना साहब बहुत खुश हो गए, और नए नारे बनाओ। तकरीर खत्म की, जिन्ना साहब सीट पर जाकर बैठ गए, नारे लग रहे थे, कंक्लूजन हो रहा था इजलास खत्म होने के लिए, नारे लग रहे थे। अच्छा, थोड़ी देर में लोगों ने जिन्ना भी हटा दिया, मोहम्मद अली जिन्ना हटा दिया, सिर्फ कायदा से। तारीख का वो दिन और आज का दिन, हो सकता है दुनिया में कोई मोहम्मद अली जिन्ना होना चाहता हो, लेकिन कायदा से को जरूर चाहता है, किसी का टाइटल उसके नाम की जगह इस्तेमाल होने लगे, ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, अब एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने एक बहुत ही अजीब नारा लगा दिया उसी जलसे में, अभी पार्टी खत्म नहीं, पार्टी चल रही नहीं, उसने कहा मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। लोगों ने कहा जिंदाबाद, क्योंकि हर बात में जिंदाबाद मौलाना मोहम्मद अली जिंदाबाद। जिन्ना साहब सीट छोड़कर खड़े हुए, माइक पर आया, आई एम नॉट मौलाना, आई एम मिस्टर जिन्ना। अच्छा, जिन्ना की आदत थी ज़्यादा वजाहत नहीं करना, बस उन्होंने कह दिया किसी की मजाल में नारा लगा के सामने, आई एम नॉट मौलाना, आई एम मिस्टर। वो ये कहना चाह रहे थे भाई मैं दीन के बारे में नहीं जानता, ये दीनी टाइटल है, इसका वैसे लफ्ज़ी मतलब है मेरे आका, लेकिन अक्सर उन लोगों के साथ जिनको दीन का इल्म बहुत अच्छा, उन्हें मौलाना कहा जाता है, ठीक है। तो जिन्ना जानते थे कि उन्हें तो दीन के बारे में पता कुछ नहीं था 1937 तक, मज़हब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, बहुत अरसा तो इंग्लैंड में रहे, फैमिली का बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था, इस्माइली होने के नाते कोई ख़ास मज़हब, इस्माइली स्ट्रगल कर रहे थे चूँकि गुरबत से, उससे तो वो भी मज़हब से थोड़ा सा दूर थे। तो जिन्ना साहब ने खड़े होकर मना किया कि मुझे मौलाना, जिस चीज़ पर मैं पूरा नहीं उतरता मेरे नाम के साथ ना जोड़ना। इसके लिए कि एक बहुत मजहबी किस्म का क्या आदमी था कि अगर आप टाइटल भी गलत जोड़ोगे तो खड़ा होकर मना करें, टाइटल भी गलत लगाओगे तो मना कर देगा, आपको डांट देगा, ये मेरे नाम के साथ लगा। अब इसे कंपेयर करें आज के लीडरों से, कम वक्तों को कुछ भी कहते हो मना नहीं करते, मना नहीं करते। आप कोई भी टाइटल जोड़ते हो कहेंगे हाँ अच्छा मैं भी हूँ, मुझे मालूम नहीं था आपने बताया, मना नहीं करते। मैं कम से कम आपको अब पाकिस्तान से 4-5 मिसालें दे सकता हूँ कि लीडरों को गलत टाइटल दिए गए और वो मुस्कुराते रहे, हालांकि थप्पड़ लगाने का वक्त था, क्योंकि वो इस तरह के टाइटल चमचे देते हैं।
करीब बटरिंग करने वाले दो कुछ मिसाल है। एक दफ़ा एक मोहतरमा ने अपने शौहर से मुतालिक कहा कि मेरे शौहर पाकिस्तान के नेल्सन मंडेला हैं। मैं नेल्सन मंडेला किसने कहा भाई? मरियम ने भी बेवकूफ़ियाँ की थी ये वाली। बेनज़ीर ने कहा, और उसको वज़ीर आज़म थी तो इसलिए लोगों को सुनना नहीं पड़ा। नेल्सन मंडेला है पाकिस्तान में, किसके बारे में? हज़रत आसिफ अली ज़रदारी उनके बारे में। अच्छा, प्रेस वाले बड़े जुर्रत वाले उन्होंने पूछा जी मतलब कैसे? नेल्सन मंडेला तो साउथ अफ्रीका के कायदे आज़म है, समझ लें वहाँ का कायदे आज़म। क्या ममासलत है आपके शौहर में और नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला तभी अरसे तक जेल में रहे, मेरे शौहर भी बहुत अरसे तक जेल में ये ममासलत, ये थी ममासलत। भाई तुम्हें पता है वो क्यों जेल में था और ये साहब क्यों जेल में थे? 50-55 साल पहले नेल्सन मंडेला ने तहरीक चलाई साउथ अफ्रीका को आज़ादी, वो वहाँ भी बरतानिया का कब्जा था। पहले ही जो हंगामे में पकड़े गए, हुकूमत ने, बरतानवी हुकूमत ने जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करने से तहरीक में और जाना गया। अब लोग ज़्यादा शोर करने लगे, दिल से जुलूस होने लगे, उनको निकाला बारगेनिंग के लिए। अब मंडेला साहब अब क्या चाहते? बोला आज़ादी, इसके अलावा जो यानी लालच दे रहे थे। बोले जब निकालोगे आज़ादी, बोले बंद कर दो, इसका दिमाग उड़ सकता, बंद कर दो। तहरीक और बढ़ने लगी, हर साल 2 साल के बाद उसे लालच बढ़ाते जा रहे कि तुम बोलो कहाँ तुम्हारा मकान बनवा दे, क्या करते? वो आदमी मानने को तैयार नहीं था। 5 साल, 10, 15, 20, 25, 27 साल हो गए, 27 ईयर जेल में। जवान गया था बूढ़ा हो। 27 साल के बाद अंग्रेज हार मानने जा रहे, क्योंकि वो तहरीक बढ़ती जा रही थी और वही तहरीक शुरू करके गए थे। उन्होंने उसे निकाला कि भाई संभालो, तुम्हारी कौम बहुत बिखर गई है। बोला आज़ादी दोगे तो संभालना। बोला हाँ आज़ादी, तुम्हारे मुल्क को आज़ाद कर। नेल्सन मंडेला को सदर बना दिया गया, अंग्रेज़ ना से वहाँ से विड्रा कर लिया, ठीक है। और जो उन्होंने अपना घर बना लिया था वो अभी भी साउथ अफ्रीका, लेकिन हुकूमत अंग्रेज़ों की खत्म। 4 साल के लिए सदर बन गए। 3 साल बाद ही कहने लगे मुझसे भी होती सदारत ना, मैं थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया, इलेक्शन करा के किसी और को। लोगों ने बोला मुद्दत पूरी कर लिया, मुद्दत पूरी की। सदर रहे थे 4 साल, और जब वापस गए तो वही 80 गज के मकान, 80 गज का मकान था उनका सदर बनने से पहले। सारी ज़िंदगी उसमें गुजारी, सख्ती से मना किया था, मैं कहीं आऊँ तो भीड़ ना लगाया था, ठीक है। इसलिए स्टिक लेके सुबह निकलते थे। बुढ़ापे में डॉक्यूमेंट्री देखी अपने गांव वाले घर से, और गांव खेतों की पगडंडियों पे चलते थे। आसपास खड़े किसान जो थे उन्हें दूर से सलाम करते थे, मना करते थे मेरे से हाथ पाथ मिलाने ना, ठीक है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये था नेल्सन मंडेला। ये साहब क्यों जेल में थे? इसमें 10% से 7% हुए। और फिर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम हैं कि सिर्फ एक मुकदमा बताऊँ ना आपको तो आप हैरान हो जाएंगे, जिसमें एक बात, उसमें से एक डकैती का मुकदमा, और वो बहुत अजीब और गरीब डकैती। जब बेनज़ीर का पहला दौर आया, शादी तो पहले ही हुई थी उनके 88 में मिलावट पैदा हुआ। पहला दौर आया तो दुबई में एक आदमी था जो भुट्टो का बड़ा चाहने वाला था, और यहाँ ज़ियाउल ने जब मूव किया, भुट्टो को हटाया तो वो यहाँ से चला गया। दिल बर्दाश्त हो गया, पाकिस्तान से अपना पैसा लेके उसने जाके वहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर बिजनेस किया, बहुत तरक्की कर दी, बहुत पैसा जमा हो गया। 11 साल के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, दोबारा बेनज़ीर वज़ीर आज़म बन गई, तो वो खुश जाला था, वो खुशी खुशी पाकिस्तान आया कि आपको वापस चलो अपने मुल्क में, हमारी हुकूमत आ गई है। यहाँ आके उसने कहा कि मैं पैसा से अपना शिफ्ट कर देता हूँ, पैसा शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ ही कोई फैक्ट्री लगा लेता हूँ। उसका एक दोस्त था हैदराबाद में, उस जात का उन्नड़ था, सिंधियों में एक जात है उन्नड़, नाम है उसका भूल गया। उसे मालूम था कि उन्नड़ जो है ना वो बड़ा, उसके बड़े ताल्लुकात है हुकूमत के साथ। उसकी वजह से उससे अपना मुद्दा बताया कि भाई उन्नड़, मैं अपना पैसा शिफ्ट करना चाहता हूँ, हमारी पार्टी की हुकूमत आ गई है, अब बाहर रह के क्या करना। तो उसने बोला कोई मसला ही नहीं है, वज़ीर आज़म के शौहर मेरे दोस्त, वो ले आया जरदारी साहब के पास उस बंदे को। जरदारी साहब ने कहा अच्छा आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कितना पैसा आपके पास? उसने कहा होगा 10-12 करोड़। अच्छा कहाँ है? फिर वो तो दुबई में, पाकिस्तान के बैंकों में कहता है, कहता कोई 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ है? बोले इसके पाँव पे बम बांध दो। उसको बेचारे के पाँव पैंट के अंदर बम बांधा, उसके रिमोट कंट्रोल खुद लिया, बैंक ले गए, बोले चेक के 2.5 करोड़ निकाल के बढ़ाया फैक्ट्री लगाने वाला। और कहीं भी शोर किया तो बटन दबा देंगे, बैंक भी उड़ जाएगा। तो वो 2.5 करोड़ निकाले, टिकट पहले से ले रखा था, उसी कार में बिठाया, पैसे लिए, एयरपोर्ट ले गए, जहाज में बिठाया, बोले चल जा फैक्ट्री लगा, वो चल। और वो तो लूट गया यहाँ आकर, जो है अपनी पार्टी के हुकूमत में आया था, 2.5 करोड़ रुपये लूट दिए। अच्छा अब 2.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, उसको चैन ना आया।
खुदा की कुदरत के 2.5 साल बाद इसाक खान ने बेनज़ीर को बरतरफ कर दिया सदर पाकिस्तान। पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई और गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई करप्शन के इल्ज़ाम में। अब आ गया वो भी वापस और उसने उन्नड़ को पकड़वा दिया हैदराबाद वाले ने। बोला ये मुझे लेकर गया था। पुलिस ने जो मारा तो उन्नड़ वादा माफ गवाह बन गया। उसने कहा अगर मुझे माफ़ करो तो मैं गवाही देता हूँ। उसने अदालत में गवाही दी कि हाँ ये वाक़या हुआ था। ये याद रखें, साबित नहीं हो सका ये केस। साबित तो पाकिस्तानी अदालत में कुछ भी नहीं हो सकता। वही साबित होता है जो अदालत चाहती है ना, जैसे पानामा, वो साबित हो जाता है। तो साबित तो नहीं हुआ लेकिन इल्ज़ाम था। तो उन सारे में ये थे नेल्सन मंडेला पाकिस्तान। बेनज़ीर को जो ना जिसने मतलब बेनज़ीर ने तो खुद कहा ना, किसी और ने कहा ही नहीं। अच्छा एक और साहब थे, बल्कि हैं अभी भी, वो सुबह में नाश्ते में पाए खाते थे। अब जब से बाईपास हुआ है तो उन्होंने छोड़ दिया। और निहारी, इतनी मुरगन ग़िज़ाएँ आप सुबह सुबह खा लें तो सारे दिन आपका गनूदगी रहेगी, आप काम क्या करेंगे। तो उन्हें वो जीत गए इलेक्शन में। 1997 का इलेक्शन था। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी को इतना वोट नहीं मिला, पूरी कायदे आज़म तक को नहीं मिला जितना मियाँ नवाज शरीफ को 1997 में 2/3 मेजोरिटी से वोट मिला। और बाकी उनको मिला था, एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं दिलवाया, बाकी उनको वोट मिला। अभी इतनी बड़ी तादाद में वोट मिला तो चमचों ने कहना शुरू किया मियाँ साहब पूरी कौम आपको चाहती है। अब बाकी पार्टी की तो छुट्टी हो गई, अब आपको ये वज़ीर आज़म अच्छा नहीं लगता। ये क्या वज़ीर आज़म, आपको वज़ीर आज़म तो एक पार्टी का था, पूरा मुल्क आपका है। मियाँ साहब ने हंसते हुए पाए नजर नशर। उसने कहा कि क्या अच्छा लगता है। बोला आप पर अमीरुल मोमिनीन अच्छा लगता है। आप अमीरुल मोमिनीन हैं, अमीरुल मोमिनीन। अरे ये बादशाहत है क्या खिलाफत है? इससे डेमोक्रेसी में कोई अमीरुल मोमिनीन नहीं होता। मतलब मेरे ख्याल से थप्पड़ लगाने वाली बात ही। मियाँ साहब हंस रहे थे तो वो अमीरुल मोमिनीन बन गए। आसपास के लोग कहने भी लगे उन्हें अमीरुल मोमिनीन। आपको पता है तरमीम आई थी, आप 15 अमेंडमेंट गूगल कीजिएगा, 15वीं तरमीम 1973 की आई है। उस तरमीम को देखिएगा, वो अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए आई थी। उसे शरिया बिल कहते हैं। और उसमें तकरीबन आलमोस्ट मजहब से मुतालिक सारे अख्तियार वज़ीर आज़म ने अपने पास ले लिए, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन तो ये कर सकता है ना। भाई आप क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान में ये नहीं चल सकता। 2.5 साल नहीं गुजरे, अमीरुल मोमिनीन जेल की सलाखों के पीछे थे और अंदर से झांक रहे थे बड़ी बेबसी से। वो अभी भी वीडियो चलती है ना, और उस वक्त इनके बाल भी उड़े हुए थे, बाद में लगाए। काश कि आप उन चमचों को कहते कि भाई क्या अमीरुल मोमिनीन बकवास ना करना, ये डेमोक्रेसी। अच्छा एक साहब थे, वो उन्हें लोगों ने, वो भी अचानक जीत गए। 84 में पार्टी बनी, 88 में सफाया कर दिया। सक्खर, मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची की तमाम सीटें जीत ली। नाम था हज़रत अल्ताफ़ हुसैन। अब तो उनके जो अच्छा उस दौरान 2 बातें थी। नंबर 1 भाई आप भाई के बगैर कोई कहेगा तो मारा जाएगा। दूसरा एक और टाइटल आ गया कायदे तहरीक। अच्छा एक भी वाले जो कि अक्सर गुटखा खाते थे, इसलिए वो कायदे तहरीक नहीं बोले, वो बोलते थे कैदे तहरीक। तो पहले उन्हें कैद कर दिया था, कैदे तहरीक। अरे भाई कायदे तहरीक नहीं, कैदे तहरीक। तो कायदे तहरीक बन गए। जब सीटें जीती ना 88 में, ऐसी फतह और गरीब पार्टी, न इस्टेब्लिशमेंट का हाथ, जो ज़िया लगता था वो तो था, लेकिन इलेक्शन जीतने में उसका कोई हाथ नहीं था। इलेक्शन एमपी में खुद जीते। लोगों ने कहा भाई अब आपको ना कायद अच्छा लगता ना भाई, क्योंकि ये तो आसमान से इशारा है। ऐसी जीत हर किसी को थोड़ी मिली। अच्छा उन दिनों लालू कहते हैं घर में फ्लैट के अंदर बालकनी में पौधा रखा हुआ था किसी के घर में, प्रोटीन प्लांट होता है, उसके बड़े अजीब पत्ते होते हैं। उस पत्ते पे ना कलर और नसों से कुछ ऐसी छवि बन गई जैसे अल्ताफ़ हुसैन। अच्छा उस घर वालों ने लोगों को दिखाना शुरू कर दिया, अल्ताफ़ हुसैन देखो प्रोटीन के पत्ते पे आ गए, अल्लाह की तरफ से इशारे हो रहे। 90 को पता चल गया कि किसी पत्ते पे अल्ताफ़ हुसैन से मिलती जुलती नसें हैं। वो पौधा ही उठा के 90 ले आए उस घर से, और उस पत्ते को प्रिजर्व करके शोकेस में लगा दिया, और अब ज़ियारत हो गई। आसमान से इशारे हो रहे, प्रोटीन के पत्ते पे जो ना छवि आ रही है। अच्छा बहुत से लोग भाई जब जाने वाले में नजर आ रहा है, किसी को नजर नहीं आ रहा, तो कहाँ है ना गन लगाई, बोलो देखा भाई इससे अच्छा तो भाई उठ भी नहीं तो वो नजर आ गया भाई इसको। नाज़िमाबाद की, ये सब मैं आपको बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। नाज़िमाबाद की एक मस्जिद में ऐसे बड़े बड़े टाइल लगे थे नमाज पढ़ने के। अच्छा जो मार्बल लगा था, तो मार्बल के ऊपर भी कलर होते हैं, कहीं उन कलर से भी भाई बन गए किसी मस्जिद के अंदर। और ये बात किसी ने देखी मस्जिद में, करे बिल्कुल अल्ताफ़ से लग रहे हैं। मस्जिद से वो टाइल उठा के दिया, पूरा टाइल नया लगवा दिया और ला के 90 पर रख दिया। देखो भाई इशारे आ रहे हैं, भाई अब भाई अच्छा नहीं लगता आपके ना काई, क्या अच्छा लगता है
पीर साहब अच्छा लगेगा। अब आप पीर साहब लगाइए और पीर साहब हालांकि ये ऐसा वक्त है कि अगर सही सियासतदान होता ना बोला बकवास बंद कर अल्कोहल के बगैर मैं सो नहीं सकता, तो मुझे पीर साहब कह रहे हैं उसके बगैर मैं आँखें नहीं खुलती। तो आप मुझे पीर साहब कह रहे हो, मजहबी रुतबों को, मजहबी आज़ादात को, सियासतदानों को अपने आप से दूर रखना चाहिए। कंपेयर करें इन लोगों से, कुछ साथ नहीं दो। जैसे सिर्फ मौलाना कहा था, खड़े होकर माइक पर खबरदार किसी ने बोला आज मिस्टर डी बस जो चीज़ नहीं है बंदे बस। यही तो बदनसीबी है कि उसकी जगह ले ली है इन लोगों ने और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। ये थे मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, वो कायदे आज़म बन गए हैं। आपने नोट किया होगा कि अब तक मैं क्लास में कभी मैं कायदे से नहीं था जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना साहब, इसलिए कि तारीख में उन्हें कायदे आज़म नहीं बनाया। अब हम कायदे आज़म करेंगे क्योंकि वो तारीख में उन्हें कायदे आज़म बनाया। हम 1938 तक कर चुके हैं और 38 से 47 तक इंशाल्लाह अगली क्लास जो है कोई मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप जो जानने जा रहे हैं आप उससे शायद ही पढ़ सकें इसको इस तरह से, ठीक है। इसलिए अगली कोई क्लास मिस नहीं, शायद आपको बहुत बड़ा नुकसान है। earlier attendance